नमस्कार। एग्जाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आप सभी के लिए जेटेट परीक्षा 2025-26 की तैयारी को लेकर के। तो यदि आप झारखंड में सामाजिक विज्ञान शिक्षक तैयारी या भाषा शिक्षक की तैयारी करना चाह रहे हैं तो आपके लिए यहां पर ज्योग्राफी सेक्शन के अंतर्गत आप यहां पर देखेंगे आज जो ज्योग्राफी सेक्शन में जेटेट न्यू सिलेबस के आधार पर आपका जो टॉपिक 2 है वो है आपका वायुमंडल। ठीक है, इसके पहले हमने आपको सौरमंडल का सेक्शन को कंप्लीट करवा दिया गया है, तो आप वहां से देख लीजिएगा। हम आपके लिए स्पेशल यहाँ पर क्या लेकर आ रहे हैं, तो JCERT जैक की किताब में जो प्रश्न दिया जा रहा है बस उसी को हम लेकर के आ रहे हैं। तो आप यहाँ पर JCERT जैक की किताब को पढ़ने के लिए जुड़ सकते हैं। यदि केवल ज्योग्राफी की तैयारी करना है तो सिर्फ 150 रुपये में आप यहाँ से कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में देखिए हम आपके लिए यहाँ पर ज्योग्राफी सेक्शन भूगोल के अंतर्गत उसका टॉपिक तो जो यहाँ पर जेटेट का न्यू सिलेबस आपको दिया गया है उसका टॉपिक 2 जो है आपका वायुमंडल है। ठीक है, तो हम वायुमंडल को लेकर के आए हुए हैं और आप इसको जो है यहाँ पर क्लास JCERT की अगर किताब देखना चाहते होंगे तो आप क्लास 7 में जा कर के देख सकते हैं। वहाँ पर आपको वायुमंडल बहुत विस्तृत रूप से दिया गया है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे वायुमंडल और यह भूगोल के लिए है। तो देखिए जो SST के शिक्षक होंगे या भाषा शिक्षक होंगे, जो SST यानी सामाजिक विज्ञान के लिए भरेंगे और जो भाषा जो लैंग्वेज टीचर भरेंगे वो दोनों के लिए यह पेपर जो है इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लैंग्वेज के शिक्षक भी सामाजिक विज्ञान की परीक्षा देंगे। ठीक है, अब रही बात कि जो 1 से 5 के शिक्षक हैं और पर्यावरण अध्ययन की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए देखिए वायुमंडल से यहाँ पर हर बार प्रश्न आता है, लेकिन आपका जो टॉपिक है उसमें इसको नहीं शामिल किया गया, लेकिन आप इसको अदर टॉपिक के रूप में समझते हुए इसको जरूर कंप्लीट कीजिएगा, क्योंकि वायुमंडल से एक न एक प्रश्न आपका 100% रहता है। ठीक है, तो देखिए अभी हम वायुमंडल का आपका जो है यहाँ पर ये थ्योरी क्लासेज है। क्या है? थ्योरी क्लासेज जो आपका JCERT क्लास से निकला हुआ है नोट्स। इसके बाद जब थ्योरी क्लासेस समाप्त हो जाएगी तब आपको ऑब्जेक्टिव या MCQ क्वेश्चंस जो कहते हैं मल्टीपल चॉइस वो चलेंगे। ठीक है, तो अभी आप थ्योरेटिकल को देखेंगे, उसके बाद इसमें MCQ क्वेश्चन को भी आप देखेंगे और लास्ट में सारा PDF एक ही में मिलेगा। तो जो शिक्षक केवल ज्योग्राफी की तैयारी करना चाहते हैं वो 150 रुपये में यहाँ से आप ज्योग्राफी सेशन की तैयारी पूरी कंप्लीट कर सकते हैं, यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे सबसे पहले वायुमंडल की परिभाषा हम लोग देख लेते हैं कि कहीं कहीं पे पूछा गया है और सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है। आप अंतिम तक जरूर करके देख लीजिएगा, क्योंकि इस तरह का आपका जो किताब से नोट्स बनाया गया है वो आपको इम्पॉसिबल है कि आपको मिल पाएगा। और या इस तरह का नोट्स यदि आप दे के जाएंगे तो आपको 100% प्रश्न यहाँ से तो रहना ही फिक्स है। ठीक है, इसलिए आप सभी दृष्टि से वीडियो के अंत तक जुड़े हुए देखते रहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या चीज़ है, आपको पर्यावरण वायुमंडल के लिए पृथ्वी के चारों ओर वायु से घिरे हुए क्षेत्र को, या यहाँ पर आप कह सकते हैं पृथ्वी के चारों ओर फैले गैसीय आवरण को वायुमंडल कहते हैं। ठीक है, ज़्यादा करके आपको यह परिभाषा मिलेगा कि पृथ्वी के चारों ओर फैले गैसीय आवरण को वायुमंडल कहते हैं। यानी वायुमंडल जो है गैसों का क्या है, एक मिश्रण है जिसमें विभिन्न प्रकार की गैसें होती है। ठीक है, तो पृथ्वी के चारों ओर फैले गैसीय आवरण को क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। और यह परिभाषा आपका जो है यहाँ एग्जाम में आया हुआ है, जिस राज्य का आया हुआ है हम ऑब्जेक्टिव में आपको दिखाएंगे, इसलिए परिभाषा को याद रखिएगा। पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए गैसीय आवरण को वायुमंडल कहते हैं। देखिए वायुमंडल का संगठन, यानी वायुमंडल किन किन चीज़ों से मिलकर के बना हुआ है। ठीक है, वायुमंडल में कौन कौन गैसें उपलब्ध है। तो देखिए वायुमंडल के लिए एक यहाँ पर आपको पाई चार्ट बना हुआ है। ठीक है, ये पाई चार्ट को याद रखिएगा। यहाँ से तो एक प्रश्न ऐसे लगभग आप कहिए कि 100% आता है, लेकिन हर बार अब आपका क्या आएगा, जो आएगा उसको बताएंगे, लेकिन ये डायग्राम को आप याद रखिएगा। 100% यहाँ से एक प्रश्न निकल के आ जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या दिया गया, एक डायग्राम आपको गोल बनाया गया है जिसको हम लोग पाई चार्ट या ब्रिज चार्ट कहते हैं। तो यहाँ पर वायुमंडल का संगठन का पाई चार्ट बना हुआ है, जिसमें आप देख रहे हैं कि सबसे अधिक ये जो भाग है ये नाइट्रोजन का भाग है। तो नाइट्रोजन कितना है, 78% है। कभी कभी नाइट्रोजन 78%। ठीक है, तो N का मतलब नाइट्रोजन, यहाँ पर संकेत में लिखा हुआ है, यहाँ पर डिटेल्स लिखा हुआ है। तो वायुमंडल में पूछेगा कि सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस है, नाइट्रोजन है। वो कितना परसेंट है, 78% है। ठीक है, वायुमंडल में प्रथम स्थान पर किस गैस का आता है, तो आपको बोलना होगा नाइट्रोजन 78%। तो प्रश्न घुमा फिरा के पूछते रहता है। अब देखिए दूसरा स्थान पर कौन सा गैस आता है, तो एक तो 78 था, अब दूसरा स्थान पर आप देखेंगे तो ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन जिसका संकेत O है 21% दिया हुआ है, ऑक्सीजन लेकर के 21% दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछता है कि वायुमंडल में जो गैसों का प्रतिशत है तो दूसरे स्थान पर कौन सी गैस है, तो दूसरे स्थान पर पहला है नाइट्रोजन और दूसरे स्थान पर कौन है, ऑक्सीजन। क्लियर, और बाकी अन्य गैसें मौजूद होती है। सबसे अधिक नाइट्रोजन याद रखिएगा,
और ऑक्सीजन याद रखें। क्लियर। बाकी अन्य गैसें में कार्बन डाइऑक्साइड है, आर्गन है, नियोन है, धूलकण है, जलवाष्प है, सबका नीचे यहाँ पर देखिए डिटेल्स आपको हम बता दे रहे हैं। ठीक है। वायुमंडल का संगठन, वायुमंडल में बहुत सी गैस पाई जाती है जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड जिसको CO2 हम लोग कहते हैं, आर्गन एयर गैस, साथ में जलवाष्प एवं धूलकण है। ठीक है। इसमें नाइट्रोजन जो है आपका 78% होता है, ऑक्सीजन जो है आपका 21% है, और अन्य गैसें मिला करके 1% है। तो मिला के 78 और 21 99 और एक कितना होता है 100% हो गया है आपका। ठीक है। चलिए इसी 1% में देखिए 1% में कौन कौन गैस है। 1% आपको तो 78% कौन हो गया बताइए, नाइट्रोजन हो गया। 21% कौन हो गया, ऑक्सीजन हो गया। अब बचा 1%। तो इसी 1% में कौन कौन है यहाँ पे देखिए हमने बनाया है, जो आता है हमने उसी को केवल लिखा है, जो आपका JCERT में उसी को लिखा है। नहीं तो देखिए प्रश्न बहुत सारा बन सकता है, अगर आप गूगल पे जाइएगा या अन्य किताब पे जाइएगा, आप केवल JCERT में जितना दिया देख के जाइएगा, 100% रहेगा। तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड जिसको CO2 है वो है 0.03%, आर्गन है 0.93% और जलवाष्प है 0.04%। ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर देखिए 93 और 3 या 96 4 और बाकी जलवाष्प ध्रुवण 0 पॉइंट में होंगे। ठीक है। तो इस तरह से 1% में ये सभी गैसें उपलब्ध है। बहुत बार पूछा गया है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रतिशत कितना है, तो 0.03% याद रखिएगा। चलिए एक करके हम सभी गैसों का महत्व के बारे में जान लेंगे जो आपका किताब में छपा हुआ है। देखिए नाइट्रोजन गैस के बारे में हम लोग देखेंगे, क्योंकि नाइट्रोजन जो है 78% है और क्यों आवश्यक है। नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है और पौधों का जीवन नाइट्रोजन पर आश्रित होता है। वे सीधे वायुमंडल से नाइट्रोजन नहीं ले पाते हैं, और जबकि कुछ पौधों की जड़ों में रहने वाले जीवाणु वायु से नाइट्रोजन लेकर उसका स्वरूप बदल देते हैं, जिससे पौधे उसका प्रयोग करते हैं। ठीक है। तो दलहन पौधों की जड़ों में सूक्ष्म जीव राइजोबियम रहता है। ठीक है। जिसमें नाइट्रोजन पाया जाता है, और ये नाइट्रोजन जो होते हैं वो पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं। ठीक है। चलिए ऑक्सीजन गैस देखेंगे। ऑक्सीजन गैस वायुमंडल में दूसरे स्थान पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस ऑक्सीजन गैस है। याद रखिएगा, बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है कि वायुमंडल में दूसरे स्थान पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली कौन सी गैस है। आपको याद रखना है ऑक्सीजन गैस है। ठीक है। दूसरा पॉइंट है मनुष्य तथा पशु सांस लेने के लिए वायु में उपस्थित ऑक्सीजन पर ही निर्भर करते हैं। मनुष्य है, पशु है, पक्षी है, ये सभी हम लोग क्या हैं, तो श्वास लेने के लिए आपको ऑक्सीजन पर ही निर्भर करते हैं। पौधे भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन गैस उत्पन्न करते हैं। ठीक है। पौधे जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर रहे होते हैं तो वो लेते क्या चीज़ है, CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं और ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं। तो वही चीज़ लिखा हुआ है कि पौधे भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन गैस उत्पन्न करते हैं। ठीक है। चलिए अब देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बारे में। किसको देखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जिसको हम लोग CO2 कहेंगे। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में काफ़ी कम मात्रा में होने के बावजूद एक महत्वपूर्ण गैस है। ठीक है। हरे पादप अपने भोजन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग करते हैं और बदले में ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाता है कि हरे पादप अपना भोजन जब बनाते हैं तो भोजन बनाने में किसका उपयोग करते हैं, तो हरे पादप भोजन बनाने में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग करते हैं और बदले में ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं। ठीक है। ऑक्सीजन गैस देते हैं, जिससे क्या होता है कि पर्यावरण में या वातावरण में संतुलन बना हुआ रहता है। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, पेड़ पौधे लगाना चाहिए, क्योंकि वे कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं और ऑक्सीजन गैस हम लोगों को देते हैं। ठीक है। मनुष्य और पशु श्वसन क्रिया के दौरान CO2 गैस बाहर निकालते हैं। देखिए हम लोग जैसे हैं, अगर अभी हम बोल रहे हैं तो उस बोलने के दौरान जो यहाँ पे ऊष्मा निकल रही है वो आपका CO2 है। ठीक है। हम लोग जो श्वास छोड़ते हैं अगर उससे भी कुछ निकल रहा है तो वो CO2 है। आप मुख से जो बोल रहे हैं उससे भी निकल रहा है तो वो CO2 गैस ही है। ठीक है। तो वही चीज़ लिखा है कि मनुष्य और पशु श्वसन, जब श्वास लेते हैं हम लोग तो कौन सी गैस निकलता है, तो CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलता है। देखिए यहाँ पे एक नोट बनाया हुआ है जो कि आपके एग्जाम में बार बार आता है। ये ग्रीन हाउस इफेक्ट या ग्रीन हाउस प्रभाव के बारे में आप जान जाइएगा। ठीक है। यहाँ से एक प्रश्न आपका हर बार पूछ दिया जाता है। देखिए होता क्या है कि जब कल कारखाने और मोटर गाड़ी के धुएं से वायुमंडल में क्या होता है, CO2 का स्तर बढ़ता है। जितना ही कल कारखाना लगेगा वहाँ पेड़ पौधा कट जाएगा, वहाँ जनसंख्या बढ़ जाएगा और मोटर गाड़ी ज़्यादा हो जाएगा। तो कल कारखाने और मोटर गाड़ी के धुएं से
वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर क्या हो रहा है, बढ़ जाता है, ठीक है। और तब ग्रीन हाउस प्रभाव के द्वारा पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ग्रीन हाउस उत्पन्न होता है और ग्रीन हाउस प्रभाव के द्वारा पृथ्वी का तापमान अचानक बढ़ जाता है। और इसी तरह पृथ्वी का जब तापमान बढ़ता है तो उसको हम लोग एक ग्लोबल वार्मिंग के नाम से जानते हैं, जिसको विश्व उष्णन भी कहते हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग में क्या होता है, तो CO2 गैस की मात्रा बढ़ जाती है, जिसके कारण तापमान बढ़ता है। जब तापमान बढ़ता है तो उसका नाम होता है ग्लोबल वार्मिंग या विश्व उष्णन। दो नाम याद रखिएगा, ग्रीन हाउस प्रभाव और एक हो गया आपका ग्लोबल वार्मिंग। क्या हो गया, ग्लोबल वार्मिंग, या इसी को हम लोग कहेंगे विश्व उष्णन, ठीक है। ये प्रश्न पूछा गया है, ग्लोबल वार्मिंग में क्या होता है, तो CO2 गैस का मात्रा बढ़ जाता है, जिसके कारण तापमान बढ़ जाता है, उसी को हिंदी में कहेंगे विश्व उष्णन, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, विश्व उष्णन जो हम लोग कहेंगे ग्लोबल वार्मिंग, उसका मुख्य कारण CO2 को पढ़ते हैं C कार्बन, और O2 में O है तो ऑक्सीजन, और 2 है तो डाई यानी डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तो विश्व उष्णन या ग्लोबल वार्मिंग का सबसे जो अहम या मुख्य कारण होता है वो कौन सा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है। देखिए जो थ्योरी क्लासेज अभी चल रही है, इसके बाद जब वस्तुनिष्ठ क्लास आएगा तो ये सभी प्रश्न आपको मिलेंगे, सभी प्रश्न मिलेंगे, और यह अन्य राज्यों की सभी परीक्षाओं में पूछा गया भी है, कोई भी बाहर का प्रश्न नहीं है, इसको अच्छा से समझिएगा। यहाँ से इस टॉपिक से आपको 2 से 3 प्रश्न हर एग्जाम में छप जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको दिया गया है। अब चलिए देखते हैं वायुमंडल की संरचना। अब का हम लोग का पॉइंट नंबर का क्या है, वायुमंडल की संरचना। इसके पहले क्या देखे थे, वायुमंडल का संगठन या मिश्रण, किन किन गैसों का मिश्रण है हम लोग देख लिए। वायुमंडल में नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, अन्य गैस में कार्बन डाइऑक्साइड, नियोन और आर्गन। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। तो 3 चीज़ें बहुत बार परीक्षा में पूछी गई है। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन है, तो आपको बताना है नाइट्रोजन। वायुमंडल में दूसरे स्थान पर पाई जाने वाली गैस कौन है, तो ऑक्सीजन। और कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, 0.03%। काउंट कर लीजिएगा, दिमाग में रिमेंबर कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे वायुमंडल की संरचना। जो वायुमंडल विभिन्न परतों से बना हुआ है उस परत के बारे में हम लोग यहाँ पे जानेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, नीचे से लेकर ऊपर तक वायुमंडल को 5 परतों में विभाजित किया गया। देखिए अभी आकलन परीक्षा आपका हुआ था, आकलन परीक्षा जो कि जैक ली थी, तो जैक ने इस प्रश्न को पूछा था, देखेंगे जो भी परीक्षा देंगे कि वायुमंडल को कितने परतों में विभाजित किया गया है, वायुमंडल की संरचना को कितने परतों में विभाजित किया गया है, तो इसका आंसर होता है 5। ये प्रश्न आया हुआ था, ठीक है। वो 5 परत कौन कौन है इसको आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, नाम याद रखिएगा। और आपको एक चीज़ हम बता देते हैं, आजकल जो ऑप्शन दे रहा है ना, जैसे आपको याद होगा क्षोभ मंडल, तो इस क्षोभ मंडल नहीं लिखेगा, वहाँ लिख देता है ट्रोपोस्फेयर। अब बताइए आपको अगर नहीं याद है, ट्रोपोस्फेयर लिख देगा, ठीक है, मेसोस्फेयर लिख देगा, ठीक है, थर्मोस्फेयर लिख देगा, एक्सोस्फेयर लिख देगा। तो आप इसका अंग्रेजी भी जान करके तैयार रहिएगा ना, तो जानते हुए भी 1-2 नंबर छोड़ने के लिए आप तैयार हो जाइएगा, ठीक है। इसीलिए हमने बता दिया आपको, यहाँ लिख दिया है, जो जरूरी है उतना मैं कर दे रहा हूँ आपके लिए। तो देखिए पृथ्वी के परतों को 5 मंडल में विभाजित किया गया है। पहला होता है क्षोभ मंडल, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ट्रोपोस्फेयर। ये क्षोभ मंडल न लिख के कभी कभी अभी अंग्रेजी का हिंदी का दर है ट्रोपोस्फेयर, ठीक है। तो याद रखिएगा, क्षोभ मंडल को ट्रोपोस्फेयर जाना जाता है, समताप मंडल को स्ट्रेटोस्फेयर कहा जाता है, मध्य मंडल को मेसोस्फेयर कहा जाता है, ताप मंडल को थर्मोस्फेयर कहा जाता है, या उसी ताप मंडल में आयन मंडल भी मौजूद रहता है, ठीक है। यानी कहीं कहीं लोग ताप मंडल देखेंगे, कहीं कहीं आयन मंडल। याद रखिएगा ये 2 को अलग अलग नहीं है, इसी में दोनों है, ठीक ना। और एक होता है वायुमंडल जो सबसे बाहर हो गया। चलिए यहाँ पे अब हम लोग देखेंगे थोड़ा सा, एक डायग्राम आपको पहले दिखा देते हैं, ठीक है। थोड़ा एक डायग्राम आप देख लीजिएगा। तो सबसे हम लोग निचली परत से चलेंगे, ठीक है। ये पृथ्वी से स्टार्ट करते हैं, तो ये पृथ्वी की सबसे निचली परत से आपको स्टार्ट है, ठीक है। तो पृथ्वी की सबसे निचली परत कौन है, तो देखिए यहाँ पे नाम लिखा हुआ है क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फेयर, क्षोभ मंडल। ये क्षोभ मंडल है पृथ्वी की, यानी पूछता है प्रश्न 1001 बार आया हुआ है कि पृथ्वी की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं, तो पृथ्वी की सबसे निचली परत को क्षोभ मंडल कहते हैं। और ये 8 किलोमीटर से लेकर 18 किलोमीटर तक फैला हुआ है, ठीक है। इस क्षोभ मंडल में क्या होता है, तो याद रखिएगा यही प्रश्न इंपॉर्टेंट है। इस क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी सभी घटनाएं घटित होती है, जैसे बारिश होता है, कोहरा, बादल, ओला, आंधी, तूफान, मेघ, धुंध, गर्जन, ये सभी जो है
क्षोभ मंडल में ही गठित होगा। ठीक है, तो क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी सभी घटनाएं होती है और यह पृथ्वी की सबसे निचली परत है, पृथ्वी की सबसे निचली परत है। ठीक है, चलिए दूसरी परत क्या आते हैं, तो दूसरा परत को हम लोग कहते हैं, देखिए समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फेयर समताप मंडल। ठीक है, ये समताप मंडल कितना होता है, 18 किलोमीटर से 50 किलोमीटर का रेंज जो होता है समताप मंडल का होता है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ 18 किलोमीटर से 50 किलोमीटर। एक डायग्राम में सारी चीज़ दिखा रहे हैं, इसका फिर अलग से आपको नोट मिलेगा। देखिए यहाँ पर यह हवाई जहाज का बनाया गया है संकेत, यानी इसमें क्या होता है, समताप मंडल में सम माने समान होता है, तो समान मौसम जो है यहाँ पर साफ रहता है। ठीक है, यहाँ पर ताप क्या रहता है, समान रहता है और वायुयान को उड़ने के लिए आदर्श माना जाता है, वायुयान को उड़ने के लिए आदर्श माना जाता है। एक चीज़ और है कि इसी के बीच में समताप मंडल में ही यहाँ पर एक ओजोन परत पाई जाती है। ठीक है, क्या पाई जाती है, ओजोन परत, समताप मंडल और मध्य मंडल के नीचे एक ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत का क्या है, तो ये सूर्य से जो हानिकारक पराबैंगनी किरणें आती है उसको यह बचाने का काम करता है कि हानिकारक किरण नीचे ना आए, जिससे कि क्या होगा, जल जाएगा, आदमी बहुत अधिक तापमान बढ़ जाएगा और जलने लगेगा। तो ये ओजोन परत इसके बीच में होता है। ठीक है, ये क्या करते हैं, तो हानिकारक पराबैंगनी विकिरण से हमें बचाती है। दो मंडल हो गया, क्षोभ मंडल, और क्षोभ मंडल से ऊपरी वाली परत को समताप मंडल और समताप मंडल से ऊपरी वाली परत को मध्य मंडल। क्या कहेंगे हम लोग, मध्य मंडल, मेसोस्फीयर कहेंगे। ठीक है, तो अभी 50 था, 18 से 50, अब 50 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई वाले मंडल को हम लोग क्या कहते हैं, मध्य मंडल कहते हैं। ठीक है, देखिए कभी कभी आप देखते हो कि आकाश में बहुत ही तीव्र गति से कोई पिंड प्रवेश करता है जिसको हम लोग उल्का पिंड कहते हैं, लेकिन वो धरती पर नहीं आ पाता है, क्षोभ मंडल में नहीं आ पाता। इसका कारण है कि देखिए इसी मंडल में, ये मध्य मंडल में, इसी मध्य मंडल जो है आपको इसी मंडल में आने पर उल्का पिंड क्या होता है, जल उठता है। देखिए यहीं पर लिखा हुआ है कि अंतरिक्ष से आने वाले उल्का पिंड इसी परत में आने पर जल उठते हैं। आपसे पूछता है कि अंतरिक्ष से आने वाले उल्का पिंड किस मंडल में जल उठते हैं, तो आपको याद रखना है कि मध्य मंडल में होते हैं। जो मेन टॉपिक है उसको सारा हम लोग यहाँ पे क्लियर करते चलेंगे। ठीक है, देखिए ये 80 से लेकर 640 किलोमीटर तक की जो ऊंचाई देख रहे हैं इसको ताप मंडल कहते हैं, और इसी ताप मंडल में जो होता है आपको आयन मंडल भी मौजूद होता है। ठीक है, ये अलग अलग नहीं याद रखिएगा कि ताप मंडल अलग है आयन मंडल अलग है, तो इसके कितना परत हो जाएगा, 6 परत हो जाएगा, लेकिन है आपका कितना, 5 है, तो ताप मंडल ही आयन मंडल के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, इसमें क्या होता है, देखिए विद्युत चुंबकीय घटनाएं घटित होती है, रेडियो तरंगे परावर्तित होती है, टेलीफोन, रडार, संचार, रेडियो सभी चीज़ें इसी में संचारित होती है, आयन मंडल में ही। ठीक है, इंफॉर्मेशन आयन मंडल, आयनोस्फीयर होता है, देखिए आयनोस्फीयर, और इसमें आयन मंडल रेडियन निकलता है, और इससे क्या होता है, तो पूरे संचार होता है, रेडियो का, टेलीफोन का, टेलीविज़न का, कम्युनिकेशन का, आईटी सेक्टर सब इसी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, सब इसी से जुड़ा हुआ है, किससे जुड़ा हुआ है, ताप मंडल कह लीजिए या आयन मंडल कह लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट होता है वायुमंडल, एक्सोस्फीयर कहते हैं हम लोग। तो इसमें क्या होता है कि हीलियम और हाइड्रोजन गैस की अधिकता पाई जाती है। ठीक है, चलिए आप लोग इसको देख लिए, अब एक एक करके इसके पार्ट के बारे में हम आपको नोट्स बना दिए हैं, आप इसको भी यहाँ पर देख लीजिएगा। ठीक है, पार्ट बाई पार्ट हमने आपको कर दिया है। देखिए सबसे पहले यहाँ पर आपका है क्षोभ मंडल। ठीक है, क्या है आपका क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फीयर, क्षोभ मंडल। यह वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है। क्षोभ मंडल क्या है, तो यह वायुमंडल की सबसे निचली परत है। ठीक है, अगला क्या है, यह 8 किलोमीटर से 18 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। अभी हमने सारा कुछ डायग्राम दिखा दिया है, लेकिन उसका साथ में नोट्स बना दिया, उसमें शायद आपको समझ में नहीं है, आप ये नोट्स लिख लीजिएगा। इसी मंडल में मौजूद वायु से हम श्वास लेते हैं। इस मंडल में धरातल से ऊपर जाने के क्रम में प्रति 1000 मीटर पर 6.5 डिग्री सेल्सियस की दर से तापमान कम हो जाता है। मौसम संबंधी सभी घटनाएं इसी मंडल में घटित होती है, याद रखिएगा। मौसम संबंधी सभी घटनाएं किस मंडल में घटित होती है, क्षोभ मंडल में होती है। तो मौसम संबंधी कैसी घटनाएं, तो ओस होना, धुंध होना, कोहरा होना, वर्षा होना, गर्जन होना, आंधी तूफान, मेघ, बादल, ओला गिरना, विकिरण, ये सभी घटनाएं, मौसम संबंधी सभी घटनाएं इसी मंडल में घटित होती है। ठीक है, चलिए वायुमंडल की परत का अभी हमने यह डायग्राम आपको दिखा दिया है। इस डायग्राम को अच्छा तरह से समझ लीजिएगा, जिनको भी दिक्कत तो बात कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आपके लिए हम केवल जेसीईआरटी किताब का ही पढ़ाते हैं, और वहाँ से अभी आकलन में बहुत ज़्यादा आया था। आपका अगर जेटेट एग्जाम में भी रहेगा तो जो नहीं जुड़ेंगे जुड़ जाइएगा। ठीक है, चलिए समताप मंडल,
स्ट्रेटोस्फेयर। तभी आपको याद हो गया होगा कि वायुमंडल की सबसे निचली परत, यहाँ सबसे नीचे, ये कौन सी परत है? क्षोभ मंडल, ठीक है। और क्षोभ मंडल से ऊपरी परत कौन सी होती है? समताप मंडल, इसलिए 2 नंबर डाला हुआ है, ठीक है। समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फेयर, अंग्रेजी भी याद रखिएगा, कभी कभी ऐसे लिख देगा स्ट्रेटोस्फेयर। अब आपको पता ही नहीं है कि समताप मंडल है, क्या कीजिएगा? आप तो जानते थे। अब देखिए यहाँ पे क्षोभ मंडल के ऊपरी परत को समताप मंडल कहा जाता है। क्षोभ मंडल का जो ऊपर वाला परत है वो समताप मंडल का है। इसकी ऊंचाई 18 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक पाई जाती है। समताप मंडल की ऊंचाई 18 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक पाई जाती है। इस मंडल में मौसम संबंधी घटनाएं नहीं घटती है, ठीक है। तो किस मंडल में मौसम संबंधी घटनाएं घटती है? ये है आपका क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी सभी घटनाएं घटित होती है। और ये अभी आप पढ़ रहे हैं समताप मंडल, तो समताप मंडल में मौसम संबंधी घटनाएं नहीं घटती है। क्लियर? चलिए आगे देखिएगा। यहाँ मौसम साफ रहता है, जिसके कारण हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श माना जाता है। यहाँ क्या रहता है? मौसम साफ रहता है, जिसके कारण हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श माना जाता है। समताप मंडल में जो होता है ओजोन परत पाई जाती है। याद रखिएगा, समताप मंडल में क्या पाया जाता है? ओजोन। समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है, और यह ओजोन परत जो है पृथ्वी पर सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरण से बचाती है, ठीक है। तो ये हानिकारक पराबैंगनी विकिरण से बचाती है। तो नोट में आप याद रखिएगा, क्या याद रखिएगा? देखिए यहाँ पर नोट में याद रखिएगा कि ओजोन परत का ह्रास या कम होने का, देखिए प्रश्न आपका जेटेट का पूछा गया प्रश्न है कि ओजोन परत का जो ह्रास हो रहा है या वहाँ का लेयर जो कम हो रहा है, उसका मुख्य कारण क्या है? तो उसका मुख्य कारण CFC गैस है। CFC में C से है क्लोरो, F से है फ्लोरो और C से कार्बन, ठीक है, याद रखिएगा। यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। और यह कहाँ से निकलता है? देखिए आप लोग यहाँ देख लीजिएगा, जो हमारे यहाँ रेफ्रिजरेटर है, कूलर है, नहीं फ्रिज है, उससे जो AC है उससे जो है ये CFC गैस निकलता है, जिसके कारण वो ठंडक अनुभव होता है, ठीक है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये CFC गैस उससे निकलता है, और बहुत ही हानिकारक गैस है, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, मध्यमंडल। अगला क्या है? मध्यमंडल, जिसको हम लोग कहते हैं मेसोस्फीयर। मध्यमंडल जिसको हम लोग कहते हैं मेसोस्फीयर, ठीक है। क्या है मेसोस्फीयर में? क्या है? तो यह समताप मंडल और ताप मंडल के बीच वाली परत है, ठीक है। और ये क्या होता है? 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक विस्तृत रूप से फैला हुआ है। अंतरिक्ष से आने वाले उल्कापिंड इस परत में जल जाते हैं। अभी हमने सारा चीज डायग्राम दिखाया था आपको, उसका नोट्स यहाँ पर दे दिया। यह मंडल काफ़ी ठंडा होता है, जैसे ऊपर की ओर जाते हैं तो तापमान इसका गिरता जाता है। यह मंडल कैसा होता है? ठंडा होता है, और ऊपर की जाने पर तापमान गिरता जाता है। चलिए अब हम लोग देखेंगे ताप मंडल या आयन मंडल को देख लेंगे। ये मंडल से एक प्रश्न आपका छप रहा है, आप याद रखिएगा। मंडल जो अच्छा से नहीं देखें उनका 1 नंबर चला जाएगा, इसलिए मंडल एकदम देख लीजिए। क्षोभ मंडल, सप्ताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल या आयन मंडल कहिए, और वायु मंडल, ये 5 मंडल से एक प्रश्न छप रहा है। और जो प्रश्न छप रहा है वही हमने इसमें लिखा है, तो आप सभी अच्छा से देख लीजिएगा। और आप ज़्यादा देखिए, ऊंचे क्लासेस जो बहुत ज़्यादा चल रहे हैं उसकी ओर ज़्यादा आकर्षित ना हो, आप ऑथेंटिक किताब की ओर पढ़ें, जो कि आपको बहुत कम जगह उपलब्ध है, ठीक है। बहुत कम जगह उपलब्ध है, आपको बता दे रहे हैं, इसलिए आप अच्छा तरह से सजेस्ट करें कि कहाँ पर हम जाएं। तो देखिए तापमंडल, आयन मंडल के बारे में देखेंगे। तो तापमंडल के अंदर ही 80 किलोमीटर से 640 किलोमीटर की ऊंचाई तक विस्तृत रूप से फैला हुआ भाग जो है आयन मंडल है, ठीक है। यानी अलग अलग नहीं है, एक ही है, याद रखिएगा। आयन मंडल में ही विद्युत चुंबकीय घटनाएं घटित होती है। आयन मंडल आई है, आई से इंफॉर्मेशन याद रखिएगा, यानी इंफॉर्मेशन वाली सारी चीज़ें, संचार वाली सारी चीज़ें इसी मंडल में होती है, ठीक है। मध्य मंडल क्या है? ये ताप मंडल में कह लीजिए या आयन मंडल में कह लीजिए। आयन में आई से होता है स्टार्ट, आयन आई से स्टार्ट होता है, आयनोस्फीयर आई, इसलिए इन्फॉर्मेशन संबंधित सभी घटनाएं इसी में होती है। तो इन्फॉर्मेशन हमको किस किस चीज़ से मिलता है? तो ये रेडियो तरंग इसी मंडल में परावर्तित होते के कारण जिसका रेडियो का संचार हो पाता है, और रेडियो संचार का उपयोग इसी मंडल में देखिए होता है। तो रेडियो संचार का उपयोग आयन मंडल में याद रखिएगा, और आयन मंडल का ही नाम ताप मंडल भी है। ऑप्शन कुछ भी आपको दे सकता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे संचार, रेडियो, टेलीफोन, सूचना, रडार, सभी घटनाएं इसी मंडल में घटित होती है। सूचना प्रौद्योगिकी की घटना, रेडियो बजने की घटना,
टेलीफोन से फ़ोन आने की घटना, सूचना संबंधी किसी प्रकार की घटना, ये सब आयन मंडल का काम है, तो आयन मंडल में चला जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है वायुमंडल। आप याद रखिएगा वायुमंडल। नेक्स्ट क्या चाहिए, वायुमंडल जो सबसे बाहरी परत हो गया। वायुमंडल क्या हो गया, सबसे बाहरी परत हो गया। ठीक है, तो अब पूछ देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है नोट, बहुत ही प्रश्न मार्मिक है। यह वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है, याद रखिएगा, यह वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है। और वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन है बताइए, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है, तो क्षोभ मंडल है। ठीक है, क्योंकि वायुमंडल का जब हम परत बना रहे होते हैं तो इस तरह से होता है, सबसे पहले क्षोभ मंडल होता है, फिर क्या होता है, समताप मंडल होता है, फिर क्या होता है, मध्य मंडल होता है, फिर क्या होता है, ताप मंडल या आयन मंडल होता है, और फिर क्या होता है, वायुमंडल होता है। यही है मंडल आपका। तो ये पृथ्वी की सबसे निचली परत को हम लोग क्षोभ मंडल कहेंगे, और पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को वायुमंडल कहेंगे। कंफ्यूज मत होइएगा, प्रश्न पूछता है सीधे क्षोभ मंडल में टिक लगता है। तो याद रखिएगा, सबसे निचली परत कहेगा तो क्षोभ मंडल, और सबसे ऊपरी परत कहेगा तो वायुमंडल। क्लियर। चलिए देखिए, यह वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है। इस मंडल में हल्की गैसें, हीलियम एवं हाइड्रोजन गैस की अधिकता पाई जाती है। ठीक है, तो जो वायुमंडल है उसमें हीलियम और हाइड्रोजन गैस पाया जाता है। यहाँ का तापमान बहुत अधिक होता है, याद रखिएगा। मौसम और जलवायु, ठीक है, मौसम और जलवायु को देखेंगे। मौसम और जलवायु से संबंधित जो यहाँ पर निकल के आए हैं उस नोट्स को देखेंगे। ठीक है, देखिए वायुमंडल में दिन प्रतिदिन, घंटा या क्षण प्रति क्षण बदलने वाले घटना को मौसम कहते हैं। तो आपसे पूछा जाता है कि मौसम किससे कहता है, तो मौसम क्या होता है, आप देखते हैं क्षण प्रति क्षण, क्षण प्रति क्षण बदलने वाली जो वायुमंडल में घटना है वही मौसम है। अभी आपका धूप है तो तुरंत क्या हो जाता है, छाया हो जाता है, बादल है तुरंत वर्षा हो रही है। तो ये सब क्या है, ये सब मौसम है जो क्षण प्रति क्षण बदलते रहता है, उस घटना को हम लोग मौसम कहते हैं। ठीक है, मौसम का परिभाषा आपको कंप्लीट हो गया होगा। मौसम के अध्ययन को मेटियोरोलॉजी कहते हैं। ठीक है, मौसम के अध्ययन को क्या कहते हैं, मेट्रोलॉजी कहते हैं, एग्जाम में आया हुआ है। अगला है, एक निश्चित समय या लंबे अवधि के बाद जो मौसम में परिवर्तन होता है उससे जलवायु कहते हैं। ठीक है, देखिए क्षण प्रति क्षण मौसम के बदलने से जलवायु में परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तापमान कम हो सकता है, वर्षा कम हो सकती है, लेकिन तापमान में अचानक गिरावट नहीं होती है। लेकिन एक लंबे समय के बाद मौसम में जो परिवर्तन होता है उसको हम लोग जलवायु कहते हैं। ठीक है, जैसे अभी ठंड का मौसम है तो गर्मी, तो यहाँ जलवायु चेंज हो गया, तो ये ठंड के बाद गर्मी कितना, 4 महीना। तो एक लंबे समय के बाद जो जलवायु में परिवर्तन, जो मौसम में परिवर्तन हो रहा है उसको हम क्या कहेंगे, जलवायु कहेंगे। तो प्रश्न रहेगा कि एक निश्चित समय के बाद जो मौसम में परिवर्तन होता है उसको क्या कहते हैं, आपको टिक करना होगा, जलवायु कहते हैं। एक निश्चित समय के बाद, एक निश्चित समय है, ठंडा का समय निश्चित है, गर्मी का समय निश्चित है, बरसात का समय निश्चित है, बसंत ऋतु का समय निश्चित है, तो ये सब क्या है, जलवायु है। ठीक है, चलिए जलवायु के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो जलवायु के अध्ययन को क्लाइमेटोलॉजी कहते हैं। ठीक है, जलवायु का क्लाइमेट होता है उसी को क्लाइमेटोलॉजी कहते हैं हम लोग। अगला है, प्राकृतिक वातावरण का बुनियादी तत्व जलवायु है। प्राकृतिक जो वातावरण होता है उसका मुख्य जो तत्व होता है वो जलवायु ही होता है। जलवायु के कारण सभी जगह का वातावरण जो होता है अलग अलग होता है। ठीक है, देखिए ये चीज़ आपको प्रश्न पूछ देता है कि जलवायु किस किस चीज़ों को प्रभावित करता है, तो जलवायु निम्नलिखित चीज़ों को प्रभावित करता है। याद रखिएगा, जलवायु के चलते निम्न चीज़ें प्रभावित होती है। ठीक है, मृदा के प्रकार, जहाँ की जलवायु जैसी होगी वहाँ की मृदा वैसी होती है। वनस्पति के प्रकार, वहाँ की वनस्पतियाँ भी चेंज होती है। ठीक है, ठंडे प्रदेश की वनस्पतियाँ अलग होती है, गर्मी प्रदेश की अलग होती है, ज़्यादा वर्षा वाले प्रदेश में वनस्पतियाँ अलग होती है। ठीक है, अगला है, मनुष्य का जीवन शैली, मनुष्य का जीवन शैली भी जलवायु पर निर्भर करता है। ठीक है, ठंडे प्रदेश के रहने वाले लोगों का जलवायु अलग है, गर्म प्रदेश में रहने वाले जलवायु अलग है, और यहाँ पे जो पर्वतीय प्रदेश में रहते हैं उनका जलवायु अलग है, अलग पहनावा ओढ़ावा खान पान सब होता है। यानी जलवायु पर मनुष्य का जीवन शैली भी निर्भर करता है। और मनुष्य का भोजन, वस्त्र और आवास ये जलवायु पर निर्भर करता है। ठीक है, जलवायु पर निर्भर करता है। जब आप दक्षिणी भारत में जाइएगा वहाँ की जलवायु अलग, लोग अलग पहनते हैं। उत्तरी, पूर्वी, पश्चिमी, जम्मू कश्मीर, ठीक है, हिमाचल प्रदेश, सभी जगह की जो है खान पान वस्त्र सभी का अलग अलग होता है। किसके कारण होता है, तो वहाँ के जलवायु के आधार पर होता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं,
मौसम एवं जलवायु के मुख्य तत्व कौन कौन है? मौसम और जो जलवायु है उसका में मुख्य तत्व कौन कौन आता है? तो मौसम और जलवायु के मुख्य तत्व निम्नलिखित हैं। पहला है तापमान, दूसरा है वायुदाब, तीसरा है पवन और चौथा है आर्द्रता। तो ये पूछ देता है कि मौसम और जलवायु के मुख्य तत्व कौन कौन है। याद रखिएगा, सारा चीज़ इंपॉर्टेंस है आपका JCRT का है, ठीक है। एक भी छोड़ने का कोशिश नहीं कीजिएगा, मिस नहीं कीजिएगा। इसी तरह का प्रश्न पूछेगा और आप उसमें कंफ्यूज हो जाएगी, इसलिए ज़्यादा बाहर की और बड़ी बड़ी चीज़ें देखने का प्रयास नहीं कीजिए। पहले जो ठोस ठोस चीज़ें आपकी मिल रही है, आप उस सभी चीज़ों को एक तरफ से गहन अध्ययन कर लीजिए, ठीक है। बाहर की चीज़ें ज़्यादा नहीं देखिए। बहुत से देखिए गाइड बाजार में आए हुए हैं और कोई गाइड से आपको 2-3 प्रश्न भी भिड़ जाएगा तो काफ़ी है, लेकिन आप यहाँ JCRT जब पढ़ के जाएंगे ना तो यहाँ से आपका 10-20 प्रश्न तो कैसे हूँ आएगा, एकदम 100% आपको दावा के साथ हम बता दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से हर टॉपिक को देखिए। और देखिए अभी ये थ्योरी क्लासेज चल रही है, थ्योरी क्लासेज जिसका है, इसके बाद इसका वस्तुनिष्ठ प्रश्न हम इसी आधार पर लेकर के आएंगे, ठीक है। और जो विभिन्न राज्यों में पूछे गए हैं तो सभी को देख लीजिएगा। अभी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 चलेगा। उसके बाद एक आपको पूरे में वायुमंडल एक ही PDF में मिल जाएगा और उसका महामैराथन क्लास भी मिल जाएगा। वहाँ से आप कभी भी वायुमंडल सेशन से आपको जो भी 2 प्रश्न रहेंगे, 3 प्रश्न रहेंगे, ये तो फिक्स है कि आपको वायुमंडल से 2 प्रश्न मिनिमम 2 रहेगा, मैक्सिमम 3-4 भी जा सकता है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। और ये जो 1 से 5 के शिक्षक हैं उनके लिए पर्यावरण में भी आएगा। देखिए कुछ टॉपिक ऐसा है जो आपको बता देते हैं। जो 1 से 5 के शिक्षक हैं, पर्यावरण का जो सिलेबस उसमें शामिल नहीं किया गया है, लेकिन आपको अदर से पढ़ करके जाना है। ये सब छोड़ के मत जाइएगा, क्योंकि ये पर्यावरण का मुख्य घटक है, ठीक है। इसको देख के ही जाना है। चलिए अब तापमान के बारे में देखते हैं। तापमान से जो जो इंपॉर्टेंट नोट्स आपके किताब से निकले हैं, केवल देखिए, अगर आप यहाँ गूगल पर और विभिन्न किताब में जाइएगा तो इतना प्रश्न मिलेगा कि आपका कंफ्यूज हो जाएगा, इसलिए कन्फ्यूजन से बचिए और केवल JCRT का जो टॉपिक निकल रहा है बीच बीच से उसको पढ़िए, ठीक है। किसी वस्तु का ठंडा या गर्म होने का पता तापमान से चलता है। क्लियर? तो पूछेगा किसी वस्तु का ठंडा या गर्म होने का पता किससे चलता है? तो तापमान से चलता है। तापमान का एक महत्वपूर्ण कारक सूर्यताप या इसको आतपन कहते हैं, जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। यानी अलग अलग जगहों पर तापमान क्या होता है, अलग अलग होता है, उसको सूर्यातप या आतपन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अगला है, सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जो पृथ्वी पर पड़ती है आतपन कहलाती है। सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जो पृथ्वी पर पड़ती है वो आतपन के नाम से जाना जाता है। तापमान को थर्मामीटर से मापते हैं। याद रखिएगा, तापमान को किससे मापते हैं? थर्मामीटर से मापते हैं, यानी तापमान की माप जो है थर्मामीटर से की जाती है। शहर के कल कारखाने, मोटर गाड़ियां और जनसंख्या शहर के तापमान को बढ़ाते हैं। बिल्कुल ठीक है। शहर में क्या होते हैं? कल कारखाने होते हैं, मोटर गाड़ियां बहुत अधिक चलती है, जनसंख्या बहुत अधिक होती है, तो इससे क्या होता है? शहर के तापमान को बढ़ाते हैं। प्रश्न किससे प्रकार पूछेगा? शहर के तापमान को कौन बढ़ा सकते हैं, पूछ देगा। शहर के तापमान को कौन बढ़ा सकते हैं? रहेगा कल कारखाने, मोटर गाड़ियाँ, जनसंख्या, सभी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा, ठीक है। तो प्रश्न इस तरह से रहते हैं, इसीलिए देखिए पूरे डिटेल्स को पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है ना। चलिए अगला है, पृथ्वी के तापमान में वृद्धि के कारण पृथ्वी के सबसे ठंडे प्रदेशों की जमी हुई बर्फ पिघलती है, जिसके कारण समुद्र के जल स्तर में वृद्धि होती है। यहाँ पे देखिए बहुत ही अच्छा ये आपको प्रश्न दिया है, समुद्र के जल स्तर में वृद्धि कब होती है? समुद्र के जलस्तर में वृद्धि कब होती है? ठीक है, तो पृथ्वी के तापमान में वृद्धि, जब पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होती है तब पृथ्वी के जो सबसे ठंडे प्रदेश होते हैं तो वहाँ की बर्फ़ क्या होती है? पिघलती है, जिसके कारण समुद्र का जल स्तर में वृद्धि होता है। तो यहाँ पर देखिए समुद्र का जल स्तर में वृद्धि होने का मुख्य कारण क्या है? ठंडे प्रदेशों की बर्फ़ का पिघलना। ठंडे प्रदेशों के बर्फ़ का पिघलना समुद्र के जल स्तर को बढ़ने का मुख्य कारण है। दिमाग में रखिएगा, ये नहीं कहेगा कि बरसात बहुत ज़्यादा हुआ तो समुद्र का जल स्तर बढ़ गया, नहीं। पृथ्वी के तापमान में जब वृद्धि होगा तो ठंडे प्रदेशों के बर्फ़ जब पिघलते हैं तो उससे समुद्र का जल स्तर में वृद्धि होता है। क्लियर? अगला है, तापमान को मापने की मानक इकाई डिग्री सेल्सियस है। इसका आविष्कार एंडर सेल्सियस ने किया था। प्रश्न आ सकता है कि तापमान को मापने की इकाई क्या है? तापमान मापने की मानक इकाई जो हम लोग यहाँ पर कहते हैं यूनिवर्सल, ठीक है, वो क्या है? डिग्री सेल्सियस है, ठीक। सेल्सियस पैमाने पर जल 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है। प्रश्न पूछा गया था कि जल कितना डिग्री सेल्सियस पर जमता है, तो जल जो है 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है, ठीक है। सेल्सियस पैमाने पर जल 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। जल कितना डिग्री सेल्सियस पर उबलता है? तो जल 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। क्लियर?
चलिए अब देखेंगे, पहला टॉपिक तापमान था। जलवायु और मौसम को जो प्रभावित करते हैं उसका पहला टॉपिक क्या था? तापमान। तो तापमान से जितना इंपॉर्टेंट नोट्स आपको किताब से निकला हमने बता दिया। नेक्स्ट टॉपिक था वायु दाब। तो सभी टॉपिक को ही हम यहाँ पर आपके लिए बना के ला दे रहे हैं कि आप देख करके जाइएगा, बहुत अच्छे प्रश्न आपको आएंगे इससे। तो चलिए वायु दाब देखते हैं। वायु दाब क्या होता है? तो पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब को वायु दाब कहते हैं। ठीक है, वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब को क्या कहते हैं? वायु दाब कहा जाता है। ठीक है, तो पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायु दाब कहलाता है। समुद्र की सतह पर वायु दाब सर्वाधिक होता है। समुद्र की सतह पर वायु दाब क्या होता है? सबसे अधिक होता है। पूछेगा कि वायु दाब सबसे अधिक कहाँ होता है? तो समुद्रीय सतह पर वायु दाब सबसे अधिक होता है। वायुमंडलीय दाब को वायु दाब मापी, जिसको बैरोमीटर से मापा जाता है। वायुमंडलीय दाब को किसके द्वारा मापा जाता है? वायु दाब मापी अगर हिंदी में होगा, या नहीं तो उसी को कहा जाता है बैरोमीटर, नहीं तो ऑप्शन दे देगा बैरोमीटर। ठीक है, वायुमंडलीय दाब की माप किसके द्वारा किया जाता है? बैरोमीटर के द्वारा किया जाता है। ठीक है, वायुमंडलीय दाब को वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर से मापा जाता है। तापमान के अधिक होने पर वायु दाब कम एवं तापमान के कम होने पर वायु दाब अधिक होता है। याद रखिएगा, जब तापमान अधिक होगा तो वायु दाब कम होगा, और जब तापमान कम होगा तो वायु दाब अधिक होगा। पूछ देगा कि तापमान के अधिक होने पर वायु दाब पर असर क्या पड़ता है? कम, अधिक, समान। तो तापमान के जब अधिक होगा तो वायु दाब कम होगा, और तापमान जब कम होगा तो वायु दाब अधिक होगा। अगला है फेरल का नियम। फेरल के नियम के अनुसार पृथ्वी की गति के कारण वायु उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती है। फेरल का नियम देखिए आपको कहीं मिलेगा नहीं, समझे ना, ये आपको जेसीईआरटी में दिया है और ये नियम आया हुआ है। ठीक है, फेरल का नियम। तो फेरल के नियम के अनुसार क्या होता है? लिख देगा, उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर वायु मुड़ती है और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ती है। ठीक है, तो उत्तरी गोलार्ध में किधर मुड़ती है? तो उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती है। ठीक है, ये फेरल का नियम है। तीसरा जो पॉइंट था पवन था। ठीक है, पवन को हम लेके आए हैं। तो पवन या वायु, वायु हमेशा उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर बहती है। याद रखिएगा, पवन या वायु हमेशा कैसे बहती है? उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर बहती है। वायु या पवन की दिशा का पता पवन का दिशा सूचक यंत्र से पता चलता है। प्रवाहित वायु या पवन की दिशा किस दिशा में बह रही है उसका पता किससे चलाया जाता है? तो उसके लिए दिशा सूचक यंत्र लगा हुआ है, उससे चलता है। या उसी को हम लोग कहते हैं, पवन के वेग को जो मापते हैं हम लोग, पवन की गति को वो एनीमोमीटर से मापते हैं। पवन की गति को जो मापने का यंत्र है उसको हम लोग क्या कहते हैं? पवन वेग मापी कहते हैं या एनीमोमीटर कहते हैं। ठीक है, तो एनीमोमीटर द्वारा हम पवन की गति को मापते हैं। चलिए अब देखिएगा, ये भी आपका बहुत ही प्रश्न है इंपॉर्टेंट। पवन के प्रकार, इसको पढ़ लीजिएगा, पवन का प्रकार एकदम आता है। ठीक है, पवन मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पवन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है स्थायी पवन, एक होता है मौसमी पवन और एक होता है स्थानीय पवन। तीनों को हम बारी बारी से यहाँ पर देख लेंगे। चलिए, अस्थायी पवन के बारे में क्या लिखा हुआ देखिएगा आप। जब पवन एक निश्चित दिशा में प्रायः सालों भर चला करती है तब उन्हें अस्थायी पवन कहते हैं। ठीक है, अस्थायी पवन कहते हैं एक निश्चित दिशा में सालों भर जो पवन चलती है, एक निश्चित दिशा में सालों भर जो पवन चलते हैं उसको अस्थायी पवन कहते हैं। अस्थायी पवन में कौन कौन आता है? तो व्यापारिक पवन एक अस्थायी पवन है, पछुआ पवन अस्थायी पवन है और ध्रुवीय पूर्वी पवन अस्थायी पवन है। ठीक है, इस प्रकार का पवन वर्ष भर लगातार एक निश्चित दिशा में बहते रहता है। तो पूछता है व्यापारिक पवन किस प्रकार का पवन है? अस्थायी पवन है। पछुआ पवन किस प्रकार का पवन? अस्थायी पवन है। और ध्रुवीय पूर्वी पवन किस प्रकार का? अस्थायी पवन है। क्लियर? तो इस प्रकार का पवन जो लगातार एक ही वर्ष भर लगातार एक निश्चित दिशा में बहते रहते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? अस्थायी पवन कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है मौसमी पवन। मौसमी पवन में क्या होता है? मौसमी पवन में क्या होता है? तो जिन हवाओं की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन होता है, मौसम के अनुसार परिवर्तन होता है, उन्हें मौसमी पवन कहते हैं। यानी वैसे पवन की दिशा जो मौसम के अनुसार चेंज हो जाते हैं, गर्मी में कुछ, ठंडा में कुछ, बरसात में कुछ। यानी जिन पवन का यहाँ पर दिशा जो है मौसम के अनुसार चेंज होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? मौसमी पवन कहते हैं। ठीक है,
इस प्रकार का पवन अपनी दिशा मौसम के अनुसार बदलते रहते हैं। इस प्रकार का पवन अपनी दिशा किसके अनुसार बदलते हैं? मौसम के अनुसार बदलते रहते हैं। क्लियर? तो जैसा मौसम होगा उस पवन की दिशा वैसा बदल जाए तो उसको हम लोग कहते हैं मौसमी पवन। अब भारत में किस प्रकार का पवन बहता है? तो मानसूनी पवन है। ठीक है, और भारत की जलवायु भी कैसी है? तो मानसूनी जलवायु। ठीक है, तो भारत में मानसूनी पवन है। यहाँ पर मौसम के अनुसार जो है पवन की दिशा बदलते रहती है। ठीक है, अब देखिए स्थानीय पवन, नेक्स्ट है स्थानीय पवन। तो किसी विशेष स्थान में, ये सभी जगह नहीं होता है, किसी विशेष स्थान में चलने वाली विशिष्ट हवा को स्थानीय पवन कहते हैं। ठीक है, किसी विशेष स्थान में जो चलेगा उसको हम लोग स्थानीय पवन कहते हैं। भारत के उत्तरी क्षेत्र में गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवन है। भारत के उत्तरी क्षेत्र में गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवन है और उसी गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवन को लू कहते हैं। यह पवन उत्तरी भारत में मई जून में बहती है। ठीक है, तो भारत के किसी विशेष स्थान में चलने वाले पवन को हम लोग क्या कहते हैं? स्थानीय पवन कहते हैं, और ये उत्तरी भारत में चलती है। और एक विशेष ऋतु में जो बहती है उसको हम लोग लू कहते हैं, जो हमारे यहाँ गर्मी में बहता है वो हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक था आपको आर्द्रता को देख लेते हैं। ह्यूमिडिटी क्या है? वायु में किसी भी समय उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। वायु में जैसे ठंडे के दिनों में आप देखिएगा तो उस समय जलवाष्प रहता है, तो वायु में किसी भी समय अगर जलवाष्प की मात्रा है तो उसको हम लोग कहते हैं आर्द्रता कहते हैं, ह्यूमिडिटी कहते हैं। ठीक है, आर्द्रता जब अधिक होती है तो कपड़ा सूखने में अधिक समय लगता है। ठीक है, जब नमी अधिक रहेगा तो उस समय कपड़ा सूखने में अधिक समय लगेगा, और जब नमी नहीं रहेगा तो कपड़ा बहुत जल्द सूख जाएगा। आर्द्रता मापने के लिए आर्द्रता मापी यंत्र हाइग्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। आर्द्रता किससे मापा जाता है? तो हाइग्रोमीटर से मापा जाता है या आर्द्रता मापी यंत्र से मापा जाता है। तो सभी का देखिए यहाँ पर निचोड़ आपको जो निकल के आ रहा है उसको आपको देख लेना है। ठीक है, एक्स्ट्रा चीज़ को ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक है वर्षा। क्या है आपका? वर्षा। ठीक है, तो जल के रूप में पृथ्वी पर गिरने वाले बर्षण को वर्षा कहते हैं। पृथ्वी पर जो जल के रूप में अगर कोई गिरता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? वर्षा कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी पर ऊपर से जल के रूप में नीचे गिरे तो उसको वर्षा कहते हैं। वर्षा के प्रकार, यहाँ से प्रश्न बार बार आता है, वर्षा के प्रकार। ठीक है, वर्षा के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। वर्षा के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है संवहनीय वर्षा, कन्वेक्शनल रेनफॉल। दूसरा होता है पर्वतीय वर्षा, ऑर्गोग्राफिक रेनफॉल। और तीसरा होता है चक्रवाती वर्षा, साइक्लोनिक रेनफॉल। ठीक है, तो इस संवहनीय वर्षा कहीं होता है, कहीं पर्वतीय वर्षा होता है, कहीं चक्रवातीय वर्षा होता है। तीन कारणों से वर्षा हमारे क्षेत्र में होती है। ठीक है, संवहनीय वर्षा किस प्रकार से होता है उसको आप देख लीजिए कि इसका कारण क्या होता है संवहनीय वर्षा होने का। सूर्य ताप से जब भूतल गर्म हो जाता है। ठीक है, सूर्य ताप से जब भूतल गर्म हो जाता है और उस स्थान की गर्म हवा हल्की होकर ऊपर उठने लगती है। जैसे आप यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि एक बर्तन है। ठीक है, यहाँ पे एक बर्तन हमने लिया है और इसके नीचे क्या किया? स्टोव से बर्नर को जलाया। अब क्या हो? गर्म होगा तो हवा ऊपर उठेगा कि नहीं उठेगा? वाष्प ऊपर उठेगा ना। तो इसी तरह से यहाँ पे सूर्य के ताप से सूर्य की जब गर्मी पड़ती है तो यहाँ पर समुद्र या महासागरें ये जो है इसका जल गर्म होकर वाष्प के रूप में ऊपर उठता है। ठीक है, उठने लगती है, उस स्थान की गर्म हवा उठने लगती है तो संवहनी धारा का निर्माण होता है। तो किस प्रकार की धारा बनती है? संवहनी धारा बनती है। हवा ऊपर जाकर ठंडी होती है, नीचे से गर्म होती है, हवा ऊपर जाकर ठंडी होती है तथा उसमें उपस्थित जलवाष्प का संघनन हो जाता है। इससे जो वर्षा होती है उसे संवहनीय वर्षा कहते हैं। ठीक है, ऐसी वर्षा अधिकतर भूमध्य रेखा क्षेत्र में होती है। याद रखिएगा, संवहनीय वर्षा ज़्यादा कहाँ होती है? तो भूमध्य रेखा के मध्य क्षेत्र में होती है। पूछा गया है कि संवहनीय वर्षा कहाँ होती है? तो भूमध्य रेखा के क्षेत्र में होती है। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर किताब में आपको इस तरह का फिगर बनाया हुआ है। फिगर को देख लीजिएगा संवहनीय वर्षा का। ये देखिए यहाँ पे सूर्य की रोशनी है, ये कहाँ पड़ रहा है? तो आप देखिए ये सागर। ठीक है, कहाँ पड़ रहा है? ये सागर का अंश आप देख रहे हैं। यहाँ का जल गर्म होगा तो ये हवा, गर्म हवा जो है ऊपर उठेगी। ठीक है, ऊपर उठेगी और यहाँ पर इसका संघनन होगा और ठंडा होने के कारण ये पृथ्वी पर नीचे की ओर गिरेगी। ठीक है, तो इसको हम लोग संवहनीय वर्षा यहाँ पर कहेंगे। ठीक है, संवहनीय वर्षा हम लोग इसको कहेंगे। अगला है पर्वतीय वर्षा। देखिए पर्वतीय वर्षा में क्या होता है? ठीक है, बहुत लोगों को आपने सुना होगा कि जंगल लगाइए। ठीक है, यहाँ कोई पर्वत ही नहीं है, पठारी क्षेत्र है, इस तरह का कहते हैं। तो पर्वतीय वर्षा में क्या होता है?
जब हवा अपने साथ नमी लिए चलते हैं और उसके सामने पर्वत या पहाड़ी आ जाती है, ठीक है। जैसे कि समुद्र या महासागर से जल गर्म होकर वाष्पित होकर उठ रहा है और उठ के जब जा रहा है तो उसके सामने क्या हुआ, इस रेंज पे ये जा रहा था, इस रेंज पे, लेकिन इससे ऊंचा यहाँ पहाड़ पड़ गया, इससे ऊंचा यहाँ पहाड़ पड़ गया जंगल, ये यहाँ टकरा गया। तो टकराने के बाद ये ठंडा होकर के क्या होगा, यहाँ पर बरसात करवा देंगे, ठीक है, बरसात करवा देंगे। तो वही चीज़ें आप करा, तो सामने पर्वत, ठीक है, जब हवा अपने साथ नमी लिए चलते हैं और उसके सामने पर्वत या पहाड़ी आ जाती है तब उस स्थान पर पर्वतीय वर्षा होती है, ठीक है। नमी युक्त वायु पर्वतीय ढालों से टकरा जाती है और टकरा कर ऊपर उठती है और ठंडी हो जाती है और ठंडी होकर वर्षा कराती है। ऐसी वर्षा पर्वत के कारण हो रही है, पर्वत होने के कारण, तो ऐसी वर्षा को पर्वतीय वर्षा कहते हैं। और ये किस प्रकार से ज़्यादा होती है, तो जहाँ पर्वत है वो पर्वतीय क्षेत्रों में होती है, ठीक है। इसलिए इस प्रकार के वर्षा को पर्वतीय वर्षा कहते हैं। और जिस प्रकार दूसरे क्षेत्र, जैसे यहाँ पे देखिएगा, अभी एक फिगर आपका बना हुआ है, ये देखिए, ये फिगर आपका जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो ये क्या है, यहाँ पर्वत है, ये पर्वत, तो ये यहाँ से वाष्पीकरण होके जा रहा था, ठीक है। यहाँ पे पर्वत यहाँ टकरा गया, तो इस रेंज में खूब वर्षा हुआ, इस रेंज में। लेकिन इस रेंज में देखिए कोई यहाँ पर अति नहीं था, क्या था, जंगल नहीं था, पर्वत नहीं था, तो यहाँ पर नहीं हुआ, यहाँ पर छाया बन के रह गया, तो इसको लोग वृष्टि छाया कहते हैं, ठीक है। तो जब नमी युक्त हवा ऊपर उठेगी और वहाँ पर पर्वत या पहाड़ होगा तो वहाँ पर वह जा करके टकरा जाएगी और इस वाष्पित होकर के क्या होगा, यहाँ पर वर्षा करवाएगी। तो इसको हम लोग, पर्वत के कारण ही वर्षा हो रहा है, इसलिए इसको हम लोग पर्वतीय वर्षा कहेंगे। बाकी यहाँ पे देखिए फिगर आपको बना हुआ है, देखिए इस तरह से आप देख रहे हैं, यहाँ पे पर्वत है, ठीक है, पर्वत है, यहाँ क्या हो रहा है, ये समुद्र है, यहाँ क्या है, समुद्र का जल है, वाष्पीकरण हुआ, वाष्पीकरण के कारण आर्द्र वायु जो है ऊपर उठी और ऊपर उठने के कारण यहाँ पे देखिए वाष्पीकरण बना। ये क्यों बना, तो ये जंगल का रेंज था, ये टकरा गई हवा और ये जंगल के कारण यहाँ पर आर्द्र होकर के देखिए यहाँ पे खूब वर्षा करवा रही है, यहाँ खूब वर्षा, लेकिन यहाँ कोई वर्षा नहीं, एकदम अल्प मात्रा में होगा, तो ये वृष्टि छाया कहलाएगा। तो ये पर्वत के कारण वर्षा हो रही है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, पर्वतीय वर्षा कहेंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए नेक्स्ट है वायुमंडल में चक्रवाती वर्षा। अगला है चक्रवाती वर्षा, साइक्लोनिक रेनफॉल, जो हम लोगों के यहाँ होती है, चक्रवाती वर्षा, साइक्लोनिक रेनफॉल। साइक्लोन के कारण अभी बहुत अधिक वर्षा अभी भी हो रही है और अधिकतर वर्षा साइक्लोन के कारण, या क्या कहते हैं कि आपको बंगाल की खाड़ी में बनने वाले वायुदाब के कारण जो होती है, तो वो चक्रवाती है। तो क्या होता है, जब गर्म और आर्द्र हवा निम्न वायुदाब केंद्र के चारों ओर चक्र काटते हुए ऊपर उठती है तब ठंडी होकर संघनित होती है और वर्षा कराती है। यह वर्षा चक्रवाती वर्षा कहलाती है, ठीक है, वर्षा चक्रवाती वर्षा कहलाती है। यदि इस प्रकार की वर्षा कम होती है तो सूखा पड़ जाता है और वर्षा अधिक होती है तो बाढ़ आ जाता है, ठीक है। तो हम लोगों के यहाँ पर क्या होता है, चक्रवाती वर्षा होती है, अगर वर्षा हो गई तो जल का स्तर बढ़ जाता है या नदी में बाढ़ आ जाती है, और वर्षा कम हो जाती है तो सूखा पड़ जाता है और पानी का जल स्तर गिर जाता है। निम्न वायुदाब का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होता है, इसके कारण तूफान और वर्षा होती है, ठीक है। बंगाल की खाड़ी में क्या बनता है, निम्न वायुदाब का क्षेत्र बनता है और निम्न वायुदाब क्षेत्र के कारण क्या होता है, चक्रवात आता है और उसके कारण तूफान आता है या वर्षा होती है, ठीक है। और ये तूफान भी यहाँ पर होता है। चक्रवाती तूफान से अधिक खतरा भारत के पूर्वी समुद्र तट पर स्थित उड़ीसा, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु में बंगाल की खाड़ी से बना रहता है, ठीक है। चक्रवाती तूफान से सबसे अधिक खतरा कहाँ होता है, भारत के पूर्वी समुद्र तट पर स्थित उड़ीसा, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु और बंगाल की खाड़ी से बना रहता है। तो बंगाल की खाड़ी से जो निम्न वायुदाब का क्षेत्र बनता है उसके कारण सबसे अधिक अगर तबाही तूफान होता है या चक्रवाती वर्षा होती है तो उससे सबसे अधिक तबाही कहाँ होती है, उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में या तमिलनाडु में होता है, ठीक है। बाकी यहाँ पर देखिए चक्रवाती वर्षा का आपको फिगर किताब से आपको दे दिया गया है। ये गर्म वायु ऊपर उठ रही है, संघनन के कारण बादल का निर्माण हो रहा है और गर्म और ठंडी वायु के कारण यहाँ पर देखिए वर्षा हो रही है। तो निम्न वायुदाब क्षेत्र का बंगाल की खाड़ी में जो बनता है उसके बाद यह भारी वर्षा होती है, चक्रवाती वर्षा, ठीक है। तो देखिए चारों ओर फैले गैसीय आवरण को क्या कहते हैं, वायुमंडल, स्थलमंडल, जलमंडल, कोई नहीं। पंजाब टेट 2018 का पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तो पृथ्वी के चारों ओर जो गैसीय आवरण फैले हुए रहते हैं उसको हम लोग वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल के बारे में क्या सही है आपको बताना है। सीजी टेट 2020 का प्रश्न है। यह गैसीय आवरण है। वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस 78% है, वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस 21% है, या डी सभी, ठीक है। तो वायुमंडल के बारे में क्या सही है, तब वायुमंडल के बारे में क्या सही है, देखिए यह गैसीय आवरण है, यह भी सही है।
वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस 78% है, यह भी सही है। वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस 21% है, यह भी सही है। यानी इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, सभी होगा। वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सा गैस पाया जाता है? वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सा गैस पाया जाता है? पंजाब टेट 2012, उत्तराखंड टेट 2016, सीजी टेट 2018, एमपी टेट 2014। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गैस का परसेंटेज आप देख के जाइएगा, आपको थ्योरी क्लास में इसका जो है डायग्राम दे दिया गया है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या ऑर्गन, ठीक है। तो वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सा गैस है? नाइट्रोजन है, और वो कितना है? 78% है, ठीक है। इसका डायग्राम आपको थ्योरी क्लास में इस प्रकार से दिया गया है, इस तरह से करके आप देखेंगे यहाँ पे। तो ये सबसे अधिक है, ये 78% है, ये 28% है, और ये 1% में अन्य गैसें होती है, ठीक है। वायुमंडल में दूसरे स्थान पर कौन सा गैस पाया जाता है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या कोई नहीं, ठीक है। सीजी टेट 2016 और पंजाब टेट 2018 का पूछा गया प्रश्न है। तो वायुमंडल में दूसरे स्थान पर कौन सा गैस है? तो वायुमंडल में दूसरे स्थान पर ऑक्सीजन गैस है, पहले स्थान पर नाइट्रोजन है 78%, और दूसरे स्थान पर ऑक्सीजन है 21%, ठीक है। तो राइट आंसर ऑक्सीजन होगा। वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस का कितना प्रतिशत है? पंजाब टेट 2018 और सीजी टेट 2020 में पूछा गया है। 78%, 98%, 21%, 1%, ठीक है। तो वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस का जो प्रतिशत है वो 78% है, ठीक है। देखिए आपको यहाँ पर JCERT का 100% आपको हम किताब से छाँट छाँट के प्रश्न बना दिए हैं, थ्योरी भी बना दी हैं। आप यहाँ से क्लास करना कभी भी नहीं भूलिएगा। आप किसी भी क्लास को ज्वाइन किए हैं, आप यहाँ से 500 रुपये में घर बैठे आप आराम से जेटेट की तैयारी पास कर सकते हैं। तो आप बिना समय गंवाए यहाँ से ज़रूर जुड़ें, ठीक है। वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस कितना प्रतिशत है? 78, 21, 1% या कोई नहीं, ठीक है। एच टेट और सीजी टेट हरियाणा और छत्तीसगढ़ दोनों में पूछा गया है। तो ऑक्सीजन गैस जो है आपका 21% है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस कितना प्रतिशत है? झारखंड टेट में भी और सीजी टेट। देखिए एक झारखंड टेट हुआ था आपका ये 2008 में, जो कैंसिल कर दिया गया था, ठीक है। उसमें ये प्रश्न आया हुआ था, 0.03% इसका राइट आंसर हो जाएगा। वायुमंडल में कौन सी गैस पाई जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सभी, ठीक है। हरियाणा टेट 2016, पंजाब टेट 2022, छत्तीसगढ़ टेट 2021, मध्य प्रदेश टेट 2022। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, गैस का प्रतिशत जरूर देखे जाइएगा। तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी पाई जाती है 0.03, नाइट्रोजन गैस पाया जाता है 78%, ऑक्सीजन गैस पाया जाता है 21%। राइट आंसर इसका डी, सभी होगा। नाइट्रोजन गैस के संबंध में सही कथन है। नाइट्रोजन गैस के संबंध में सही कथन है। नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला गैस है। नाइट्रोजन गैस 78% है। पौधों का जीवन नाइट्रोजन पर आश्रित होता है, सभी। तो देखिए ये सभी पॉइंट सही है, राइट आंसर इसका डी होगा। ऑक्सीजन गैस के संबंध में सही कथन है। वायुमंडल में दूसरे स्थान पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। ऑक्सीजन गैस 21% है। मनुष्य तथा पशु श्वसन के लिए ऑक्सीजन गैस पर निर्भर करते हैं, उपयुक्त सभी। तो ऑक्सीजन गैस के संबंध में ये सभी कथन सही है, क्योंकि वायुमंडल में पहला स्थान पर नाइट्रोजन है और दूसरा स्थान पर ऑक्सीजन है, सही है। ऑक्सीजन गैस 21% है, ये भी बिल्कुल सही है। नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, दूसरा भी कथन सही है। मनुष्य तथा पशु श्वसन के लिए ऑक्सीजन गैस पर निर्भर रहते हैं, ये भी सही है। राइट आंसर इसका डी होगा, उपयुक्त सभी होगा, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस के संबंध में सही कथन है। वायुमंडल में 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। मनुष्य और पशु श्वसन क्रिया के दौरान CO2 गैस बाहर निकालते हैं। हरे पौधे भोजन के रूप में इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल तीनों कथन ही सही है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% आपको पहले भी देखे हैं। मनुष्य और पशु श्वसन क्रिया के दौरान CO2 गैस, हम जो भी सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है, ये भी सही है। हरे पौधे भोजन के रूप में प्रकाश संश्लेषण क्रम में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन देते हैं, ठीक है। तो ये काम करते हैं, उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। सीजी टेट 2018 का ये प्रश्न है। विश्व उष्णन ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण कौन सा गैस है? पंजाब टेट 2016 का पूछा गया प्रश्न है। नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, CO2 गैस या कोई नहीं, ठीक है। तो विश्व उष्णन या ग्लोबल वार्मिंग जो होती है वो तापमान बढ़ने के कारण होता है, और तापमान को बढ़ाने में मुख्य गैस जो होता है वो CO2 गैस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है। राइट आंसर इसका सी होगा। वायुमंडल को कितने परतों में बांटा गया है? देखिए अभी जैक की तरफ से आकलन परीक्षा लिया गया था, ठीक है।
प्रश्न ये यहाँ से पर्यावरण में पूछा गया था और ज्योग्राफी सेशन में भी पूछा गया था। वायुमंडल को कितनी परतों में बांटा गया है? 2, 3, 5 या 6? सीजी टेट 2016 में भी आया है और आकलन में भी आया है झारखंड में 2000 यहाँ पर 23 में। ठीक है, तो वायुमंडल को कितने परतों में बांटा गया है? 5 परतों में बांटा गया है। पहला परत कौन है? क्षोभमंडल, फिर क्या है? समताप मंडल, फिर क्या है? मध्यमंडल, फिर क्या है? तापमंडल, और अगला है वायुमंडल। तो यही 5 मंडल में बांटा गया है। पृथ्वी की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? क्षोभमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल या वायुमंडल। ठीक है, तो पृथ्वी की परत का जो डायग्राम आपको दिया गया है आप उसमें देखे होंगे, सबसे नीचे आपका है क्षोभमंडल। ठीक है, तो पृथ्वी की सबसे निचली परत को हम लोग क्या कहेंगे? क्षोभमंडल कहेंगे। राइट आंसर इसका क्षोभमंडल। मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2014 का पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, क्षोभमंडल वायुमंडल में फैला हुआ है 8 किलोमीटर से 50 किलोमीटर, 8 किलोमीटर से 18 किलोमीटर, 18 किलोमीटर से 50 किलोमीटर या कोई नहीं। सीजी टेट 2016 का पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो क्षोभमंडल वायुमंडल में कहाँ तक फैला हुआ है? तो देखिए ये जो मंडल का विस्तार आपका था, ठीक है, ये मंडल का विस्तार आपका था, तो ये कितना था? 8 से 18। ठीक है, और ये फिर कितना था? 18 से 50। ठीक है, और ये कितना था? 50 से 80, और ये कितना? 80 से 640, यही है, और ऊपर 1600 तक है। तो क्षोभमंडल कितना तक है? तो 8 से 18 किलोमीटर तक। ठीक है, तो किस में है? बी में है। बी इसका राइट आंसर होगा। मौसम संबंधी सभी घटनाएं किस मंडल में घटित होती है? पंजाब टेट 2014 और ये झारखंड के एग्जाम में भी पूछा गया है। ठीक है, क्षोभमंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल या वायुमंडल। तो देखिए मौसम संबंधी सभी घटनाएं जो होती है वो घटित होती है आपका क्षोभमंडल में। ठीक है, क्षोभमंडल में सभी घटनाएं घटित होती है, याद रखिएगा। ओस, धुंध, कोहरा, बादल, मेघ, गर्जन, आंधी, तूफान संबंधी सभी घटनाएं किस मंडल में घटित होती है? क्षोभमंडल में, समताप मंडल में, मध्यमंडल में, तापमंडल में। पंजाब टेट 2013, छत्तीसगढ़ टेट 2016, मध्य प्रदेश टेट 2014, हरियाणा टेट 2015। ठीक है, तो मौसम संबंधी सभी घटनाएं कुछ भी होगा वो सभी कुछ क्षोभमंडल में, ट्रोपोस्फीयर में। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। क्षोभमंडल की ऊपरी परत को क्या कहते हैं? क्षोभमंडल की ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? हरियाणा टेट 2013 और छत्तीसगढ़ टेट 2016। तो क्षोभमंडल ये वायुमंडल की परत को एकदम आप लोग विस्तार से याद रख लीजिएगा। क्षोभमंडल होता है, क्षोभमंडल के ऊपर क्या होता है? समताप मंडल होता है ना। तो क्षोभमंडल के ऊपरी परत को क्या कहेंगे हम लोग? समताप मंडल के नाम से जानेंगे। ठीक है, समताप मंडल की ऊंचाई कितनी है? 8 किलोमीटर से 18 किलोमीटर, 18 किलोमीटर से 50 किलोमीटर, 18 किलोमीटर से 640 किलोमीटर या 50 से 80 तक। ठीक है, तो पहला तो था 8 से 18, दूसरा जो समताप मंडल ये कितना है? 18 से 50। तो आपसे समताप मंडल पूछा है तो 18 से 50 बी में है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा मंडल हवाई जहाज को उड़ने के लिए आदर्श माना जाता है? क्षोभमंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, आयनमंडल। पंजाब टेट 2014 का प्रश्न है। ठीक है, तो देखिए समताप मंडल में क्या होता है? मौसम एकदम साफ रहता है, मौसम एकदम साफ रहता है समताप मंडल में, इसलिए समताप मंडल जो होता है क्या होता है? तो हवाई जहाज को उड़ने के लिए आदर्श माना जाता है। ठीक है, समताप मंडल में फिगर पूरा बनाया गया है। थ्योरी क्लासेज को देख लेंगे आप सभी, कोई पूरे थ्योरी क्लासेज से प्रश्न निकल के आ रही है आपके एग्जाम में। कौन सी परत पृथ्वी पर आने वाले हानिकारक पैराबैंगनी विकिरण से बचाती है? आयन परत, ओजोन परत, क्षोभ परत या कोई नहीं? राजस्थान टेट 2013 का प्रश्न है। तो कौन सी परत? ये ओजोन परत। कौन सी परत है? ओजोन परत। ये पृथ्वी पर आने वाली हानिकारक पैराबैंगनी विकिरण से हम लोगों को बचाती है। ओजोन परत का ह्रास होने का मुख्य कारण कौन सा है? सीएनसी गैस, सीएफसी गैस, पीसीएफ गैस, एनपीके गैस। हरियाणा टेट 2012 का पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो हमारा देखिए एक समताप मंडल में ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ ओजोन परत पाई जाती है। ये क्या होता है? तो सूर्य से आने वाली जो किरण है उसको ये सुरक्षा कवच की तरह काम करता है, लेकिन इसमें भी जो है जैसे इतना मोटा परत है तो धीरे धीरे क्या हो रहा है? कम हो रहा है, ये परत कम हो रहा है। इसे कम करने वाला कारण क्या है? तो इसका कारण है देखिए सीएफसी गैस। सी से क्लोरो, एफ से फ्लोरो और सी से कार्बन, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस है जो इसकी परत को कम करते जा रहा है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। एसी रेफ्रिजरेटर से कौन सी गैस निकलती है? एसी रेफ्रिजरेटर से कौन सी गैस निकलती है आपको बताना है। ठीक है,
CFC गैस, NPK गैस, PFC गैस या कोई नहीं, ठीक है। राजस्थान टेट 2013 का पूछा गया प्रश्न है। तो AC रेफ्रिजरेटर से कौन सी गैस निकलती है? तो CFC गैस निकलती है, ठीक है। समताप मंडल और तापमंडल के बीच में कौन सी परत पाई जाती है? समताप मंडल और तापमंडल के बीच में कौन सी परत पाई जाती है? क्षोभ मंडल, आयन मंडल, वायुमंडल या कोई नहीं? हरियाणा टेट 2012 का पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तो क्षोभ मंडल देखिए यहाँ पर था क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल और उसके बाद क्या था? मध्य मंडल और ताप मंडल। तो यहाँ पर पूछा समताप मंडल और ताप मंडल के बीच, तो बीच में कौन सा है? मध्य मंडल। इसमें ऑप्शन कोई नहीं है, यानी डी इसका राइट आंसर होगा, मध्य मंडल आंसर होना चाहिए, ठीक है। मध्य मंडल का ऊंचाई कितना है? 8 किलोमीटर से 18, 18 से 50, 50 से 80, 80 से 640। तो ये है आपका क्षोभ मंडल का ऊंचाई, ये है समताप मंडल का ऊंचाई, उसके बाद ये है मध्य मंडल का ऊंचाई और ये है आपका ताप मंडल का। तो 50 से 80 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंतरिक्ष से आने वाले उल्का पिंड किस परत में जल जाते हैं? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, वायुमंडल, ठीक है। तो अंतरिक्ष से आने वाले उल्का पिंड जो है आपके मध्य मंडल में ही आके जल जाते हैं, यहाँ का तापमान कम होने के कारण। संचार, रेडियो, टेलीफोन, सूचना संबंधी सभी घटनाएं किस मंडल में घटित होती है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, वायुमंडल, ठीक है। CG टेट 2014 का प्रश्न है। तो संचार संबंधी, संचार, आयन और आई से इंफॉर्मेशन, सूचना संबंधी जितना भी घटना होगा वो सभी आयन मंडल में घटित होता है, ठीक है। आयन मंडल इसका राइट आंसर हो जाएगा। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, वायुमंडल। यूपी टेट 2012 का पूछा गया प्रश्न है। तो वायुमंडल का सबसे निचला परत है क्षोभ मंडल और लास्ट करते हैं हम लोग वायुमंडल पर। तो सबसे ऊपरी परत वायुमंडल है और सबसे निचला परत क्षोभ मंडल है। राइट आंसर वायुमंडल हो जाएगा, सबसे ऊपरी परत, ठीक है। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत में कौन सी गैस पाई जाती है? तो देखिए वायुमंडल का ऊपरी परत सबसे अधिक गर्म होता है और ऊपरी परत गर्म होता है तो यहाँ पर हाइड्रोजन और हीलियम जैसा गैस पाया जाता है। तो हाइड्रोजन हीलियम दोनों कोई नहीं। तो राइट आंसर सी होगा, हाइड्रोजन और हीलियम दोनों, ठीक है। रेडियो संचार संबंधी सभी घटनाएं किस मंडल में घटित होती है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, कोई नहीं। पंजाब टेट 2020 का पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तो देखिए रेडियो संचार संबंधी सभी घटनाएं जो हैं वो आयन मंडल में घटित होती है। इन्फॉर्मेशन होगा, देखिए कभी कभी आयन मंडल ताप मंडल दोनों रहेगा तो आयन मंडल लीजिएगा, नहीं तो आयन मंडल नहीं दिया है तो ताप मंडल लीजिएगा, और ताप मंडल अगर नहीं दिया है तो आयन मंडल लीजिएगा। ऑप्शन को देख करके काम कीजिएगा आप सभी को, ठीक है। मंडल में क्षण प्रति क्षण बदलने वाली स्थिति को क्या कहते हैं? मौसम, जलवायु, तापांतर, कोई नहीं। यूपी टेट 2015 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तो देखिए वायुमंडल में क्षण प्रति क्षण जो मौसम बदलती है स्थितियाँ, उसको हम लोग मौसम कहते हैं। आप देखते होंगे अभी 2 मिनट में वर्षा होने लगी, फिर मौसम साफ हो गया, फिर आंधी तूफान आ गया। ये सब क्या चीज़ है? क्षण प्रति क्षण या दिन प्रतिदिन जो है वायुमंडल में परिवर्तन होता है। तो यही परिवर्तन को हम लोग मौसम कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, मौसम के अध्ययन को क्या कहा जाता है? मौसम के अध्ययन को क्या कहा जाता है? हाइग्रोमीटर, मेट्रोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी या कोई नहीं, ठीक है। CG टेट 2014 का प्रश्न है। तो मौसम के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? तो मौसम के अध्ययन को मेट्रोलॉजी के नाम से हम लोग जानते हैं। अगला प्रश्न होगा, एक निश्चित समय या लंबे समय के बाद जो मौसम में परिवर्तन होता है उससे क्या कहते हैं? पंजाब टेट 2018 का प्रश्न है। मौसम, तापमान, जलवायु या कोई नहीं, ठीक है। तो देखिए एक निश्चित समय या एक लंबे समय के बाद जो मौसम में परिवर्तन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? जलवायु कहते हैं, ठीक है। जैसे भारत में देखिएगा तो यहाँ पर 4 महीना के अंतराल पर मौसम में परिवर्तन होता है, जिसके कारण जलवायु कहते हैं। तो कभी ठंडा का असर होता है, कभी गर्मी का, कभी बरसात का। तो ये एक निश्चित समय के बाद परिवर्तन देखने को मिलता है, लंबे समय के बाद देखने को परिवर्तन मिलता है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? जलवायु कहते हैं, ठीक है। जलवायु प्रभावित करती है, जलवायु से क्या क्या चीज़ प्रभावित होता है आपको बताना है। छत्तीसगढ़ टेट 2016 में पूछा गया प्रश्न है। मृदा के प्रकार को जलवायु प्रभावित करती है, मनुष्य का भोजन, वस्त्र, आवास को जलवायु प्रभावित करती है,
वनस्पति के प्रकार को प्रभावित करती है या सभी। ठीक है, तो जलवायु किसको किसको प्रभावित करती है? तो देखिए, जहाँ की जैसी जलवायु होती है वहाँ की मृदा वैसा ही होती है। जलवायु के अनुसार मनुष्य को भोजन, वस्त्र और आवास बदलना पड़ता है। वनस्पतियाँ भी अलग अलग प्रकार की हो जाती है जलवायु के अनुसार, यानी राइट आंसर इसका सभी होगा। तापमान के वितरण को कौन प्रभावित करता है? तापमान का वितरण मतलब तापमान सभी जगहों पर अलग अलग होता है, इसको कौन प्रभावित करता है? चालन, मौसम, जलवायु, आतपन। ठीक है, तो तापमान के वितरण को आतपन प्रभावित करता है, या कहीं कहीं पर देखिएगा आपतन लिखा हुआ है, लेकिन सबसे ज़्यादा आतपन प्रभावित करता है। ठीक है, तापमान की माप की जाती है, तापमान की माप की जाती है किसमें? ठीक है, बैरोमीटर से, हाइग्रोमीटर से, पवन वेग मापी से, या थर्मामीटर से। सीजी टेट 2013, उत्तराखंड टेट 2016। ठीक है, तो तापमान किससे मापा जाता है? तो तापमान थर्मामीटर से मापा जाता है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। शहर के तापमान को कौन प्रभावित करता है? जो हमारा शहर है उसके तापमान को कौन प्रभावित करता है? ये हरियाणा टेट 2022 का पूछा गया प्रश्न है। शहर के कल कारखाने, बहुत अधिक मात्रा में मोटर गाड़ियाँ, बहुत अधिक जनसंख्या का होना, या उपयुक्त सभी। ठीक है, तो शहर के तापमान को कौन प्रभावित करता है? शहर के कल कारखाने तापमान को प्रभावित करते हैं। बहुत अधिक मात्रा में मोटर गाड़ियाँ शहर में चलती है, वो भी तापमान को बढ़ाते हैं। बहुत अधिक जनसंख्या का होना, तो शहर की जनसंख्या बहुत अधिक होती है, ये सभी तापमान को प्रभावित करने वाले हैं, इसलिए इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, समुद्र के जल स्तर में वृद्धि होती है, समुद्र के जल स्तर में वृद्धि होती है, ये छत्तीसगढ़ टेट 2021 का प्रश्न है। शहर का तापमान बढ़ने से, बहुत अधिक वर्षा होने से, ठंडे प्रदेशों की जमी हुई बर्फ़ के पिघलने से, कोई नहीं। ठीक है, समुद्र के जल स्तर में वृद्धि कैसे होता है? तो शहर का तापमान बढ़ने से वृद्धि नहीं होता है, बहुत अधिक वर्षा होने से वृद्धि नहीं होता है। इसका मुख्य कारण होता है कि जो हमारे ठंडे प्रदेश हैं जहाँ पर ग्लेशियर जमता है, उसके वहाँ गर्म होने से और बर्फ़ जब पिघलती है तो जो समुद्र का जल स्तर में बढ़ोतरी होता है। ये आपका आंसर सी सही होगा। तापमान मापने की मानक इकाई है, तापमान मापने का मानक इकाई कौन है? फ़ारेनहाइट, डिग्री सेल्सियस, केल्विन, या कोई नहीं। ये पंजाब टेट 2014 का आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, तो तापमान मापने की इकाई कौन सा है? तो डिग्री सेल्सियस है। डिग्री सेल्सियस तापमान का स्टैंडर्ड यूनिट है। जल कितना डिग्री सेल्सियस पर बर्फ़ बन जाता है? कितना डिग्री सेल्सियस पर जल बर्फ़ बनने लगता है? 0 डिग्री, 50 डिग्री, 70 डिग्री, या कोई नहीं। ये सीजी टेट 2013 का प्रश्न है। तो जल 0 डिग्री सेल्सियस जब होता है तो बर्फ़ बनने लगता है। जल कितना डिग्री सेल्सियस पर उबल जाता है? जल कितना डिग्री सेल्सियस पर उबल जाता है आपको बताना है। 0 डिग्री, 100 डिग्री, 150 डिग्री, 1000। ये यूपी टेट उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 का प्रश्न है। तो जल जो है 100 डिग्री सेल्सियस पर उबल जाता है। पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा, पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब क्या कहलाता है? पवन, हवा, वायु दाब, कोई नहीं। ठीक है, तो पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब को हम लोग क्या कहते हैं? वायु दाब कहते हैं। ये उत्तराखंड टेट 2019 का पूछा गया प्रश्न है। वायुमंडलीय दाब की माप की जाती है, वायुमंडलीय दाब की माप की जाती है। थर्मामीटर, बैरोमीटर, हाइग्रोमीटर, कोई नहीं। ये एमपी टेट 2016 का प्रश्न है। ठीक है, तो वायुमंडलीय दाब की जो माप की जाती है वायुमंडलीय वेगमापी से की जाती है, या उसी को हम लोग बैरोमीटर के नाम से जानते हैं। तो राइट आंसर इस बैरोमीटर होगा। किस नियम के अनुसार वायु उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती है? सीजी टेट 2018 छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 में पूछा गया है। चार्ल्स नियम के अनुसार, एंडर्स सेल्सियस के नियम के अनुसार, फेरल के नियम के अनुसार, कोई नहीं। ठीक है, तो ये फेरल का नियम जो है, जो कि आपको वायु के बारे में बताया गया है कि वायु जो है उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती है, ये फेरल का नियम है।
वायु बहती है, वायु बहती है। बिहार टेट 2021 उच्च दाब क्षेत्र से उच्च दाब क्षेत्र की ओर, उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर, निम्न दाब क्षेत्र से उच्च दाब क्षेत्र की ओर, या कोई नहीं। ठीक है, तो वायु कैसी बहती है आपको बताना है। ठीक है, तो वायु जो है उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर बहती है। अगला, प्रवाहित पवन की दिशा का पता लगाया जाता है। जो पवन है उसकी दिशा का पता कैसे लगाया जाता है? पवन दिशा सूचक यंत्र से, बैरोमीटर से, हाइग्रोमीटर से, सभी। छत्तीसगढ़ टेट 2012 में ये पूछा गया था। तो प्रवाहित पवन की दिशा का पता जो है पवन दिशा सूचक यंत्र से लगाया जाता है। ठीक है, पवन दिशा सूचक यंत्र से लगाया जाता है। पवन की गति की माप की जाती है, पवन की गति की माप की जाती है बैरोमीटर से, हाइग्रोमीटर से, एनीमोमीटर से, या सभी। ये पंजाब टेट 2016 का पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो पवन की गति की जो माप की जाती है वो एनीमोमीटर के द्वारा किया जाता है। ठीक है, कैसे किया जाता है? एनीमोमीटर के द्वारा किया जाता है। जब पवन सालों भर एक निश्चित दिशा में चला करती है तो उस पवन को क्या कहते हैं? अस्थाई पवन, मौसमी पवन, स्थानीय पवन, या सभी। हरियाणा टेट 2021 का पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो देखिए, जब हमारे यहाँ पवन सालों भर एक निश्चित दिशा में चलते हैं, तो निश्चित दिशा में चल रहे हैं मतलब ये क्या है? ये अस्थाई है। कोई आदमी अगर कोई एक ही काम को बराबर करता है मतलब ये अस्थाई आदमी है। ठीक है, तो वैसे पवन भी अगर एक सालों भर दिशा में निश्चित समय तक चल रहा है, अस्थाई रूप से चल रहा है, तो उसको हम लोग अस्थाई पवन के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? अस्थाई पवन के नाम से जानते हैं। राइट आंसर ए होगा। अस्थाई पवन है, बिहार टेट 2018 में पूछा गया है। अस्थाई पवन कौन कौन है? व्यापारिक पवन, पछुआ पवन, ध्रुवीय पूर्वी पवन, या उपयोग सभी। ठीक है, तो व्यापारिक पवन भी अस्थाई पवन है, पछुआ पवन भी अस्थाई पवन है, ध्रुवीय पूर्वी पवन भी अस्थाई पवन है, यानी राइट आंसर उसका डी होगा, उपयुक्त सभी। जिस पवन की दिशा मौसम के अनुसार बदलता है, जिस पवन की दिशा मौसम के अनुसार बदलता है वो क्या कहलाता है? अस्थाई पवन, स्थानीय पवन, मौसमी पवन, कोई नहीं। ये उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 का प्रश्न है। ठीक है, तो जिस पवन की दिशा मौसम के अनुसार बदलता है वैसे पवन को हम लोग क्या कहते हैं? मौसमी पवन कहेंगे। मौसम के अनुसार बदलेगा मतलब मौसमी पवन के नाम से उसको हम लोग जानते हैं। भारत में किस प्रकार का पवन है? भारत में किस प्रकार का पवन है? सीजी टेट 2017 छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा 2017 का प्रश्न है। अस्थाई पवन, स्थानीय पवन, मानसूनी पवन, या कोई नहीं। ठीक है, तो भारत में जो पवन है वो मौसम के अनुसार बदलते रहता है, इसलिए यहाँ का पवन जो है मानसूनी पवन होगा। वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को क्या कहते हैं? बैरोमीटर, थर्मामीटर, संघनन, या आर्द्रता। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2013 का पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो वायु में उपस्थित जलवाष्प जो होती है उसकी मात्रा को हम लोग आर्द्रता के नाम से जानते हैं। आर्द्रता की माप की जाती है, आर्द्रता की माप की जाती है। मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2017 में पूछा गया था। थर्मामीटर, बैरोमीटर, हाइग्रोमीटर, या कोई नहीं। ठीक है, थर्मामीटर से तापमान, बैरोमीटर से वायुमंडलीय ताप, और हाइग्रोमीटर से आर्द्रता की माप की जाती है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। भूमध्य रेखीय क्षेत्र में किस प्रकार की वर्षा होती है आपको बताना है। भूमध्य रेखीय क्षेत्र में किस प्रकार की वर्षा होती है? पंजाब टेट 2015 का प्रश्न है। संवहनीय वर्षा, चक्रवाती वर्षा, पर्वतीय वर्षा, या सभी। ठीक है, तो भूमध्य रेखीय क्षेत्र में किस प्रकार की वर्षा होती है? तो भूमध्य रेखीय क्षेत्र में संवहनीय वर्षा होती है। पर्वतीय क्षेत्रों में अधिकांशतः किस प्रकार की वर्षा होती है? पर्वतीय क्षेत्रों में अधिकांशतः किस प्रकार की वर्षा होती है? संवहनीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा, चक्रवाती वर्षा, या कोई नहीं। बिहार टेट 2011 का पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो पर्वतीय क्षेत्रों में जो अधिकांशतः वर्षा होती है वो आपका पर्वतीय वर्षा होती है। ठीक है, पर्वत क्षेत्रों में पर्वतीय वर्षा होती है। निम्न वायु दाब क्षेत्र के कारण बंगाल की खाड़ी से उठने वाली हवा से किस प्रकार की वर्षा होती है? ठीक है, जब बंगाल खाड़ी में निम्न वायु दाब क्षेत्र बनता है तो वहाँ से भी वर्षा होती है। तो वहाँ से जो वर्षा होती है उस वर्षा का क्या नाम है? संवहनीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा, चक्रवाती वर्षा, या कोई नहीं। ठीक है,
तो पर्वतीय वर्षा तो पर्वत के टकरा जाने के कारण जहाँ पर अधिकतर पर्वत पहाड़ होते हैं वहाँ पे वर्षा होती है, उसको पर्वतीय वर्षा कहते हैं। और ये जो निम्न दाब क्षेत्र के कारण जो साइक्लोन बनता है तो उसको हम लोग चक्रवाती वर्षा कहते हैं। क्या कहते हैं? चक्रवाती वर्षा। तो निम्न वायु दाब क्षेत्र के कारण जो वर्षा होती है उसको चक्रवाती वर्षा कहेंगे। ये सीजी टेट 2018 का पूछा गया प्रश्न है। चक्रवाती तूफान से अधिक खतरा किन राज्यों को होती है? जो चक्रवाती तूफान हमारे यहाँ उठती है, चक्रवाती वर्षा, उससे अधिक खतरा किन राज्यों को होती है? उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या सभी? ये यूपी टेट 2016 का पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो चक्रवाती तूफान से समुद्र के सटे इलाके जो पूर्वी हैं उसमें उड़ीसा को भी खतरा है, आंध्र प्रदेश को भी और तमिलनाडु को भी, यानी इसका राइट आंसर सभी हो जाएगा। वायुमंडल के किस परत में मौजूद वायु से हम सांस ले पाते हैं? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल या वायुमंडल? हरियाणा टेट 2013 का प्रश्न है। ठीक है, तो देखिए वायुमंडल की जो सबसे निचली परत है जिसको हम लोग क्षोभ मंडल कहते हैं, ठीक है, इसमें मौसम संबंधी सभी घटनाएं घटित होती है। वायु, बादल, धुंध, कोहरा, वर्षा, गर्जन, ओला पड़ना, सब कुछ होता है। तो इसी मंडल में हम सांस ले सकते हैं। ठीक है, तो ये क्षोभ मंडल इसका राइट आंसर हो जाएगा। वायुमंडल को परतों में जब हम ऊपर जाते हैं तो वायुदाब क्या होता है? वायुमंडल की परत क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, तापमंडल और वायुमंडल। जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो वायुदाब क्या होता है? घटता है, बढ़ता है, अपरिवर्तित रहता है, कोई नहीं। तो वायुदाब क्या होता है? यहाँ पर घटता जाता है। ठीक है, पृथ्वी के चारों ओर 100 किलोमीटर में व्याप्त गैसीय आवरण को क्या कहते हैं? राजस्थान टेट 2014 का पूछा गया है। स्थल मंडल, वायुमंडल, जलमंडल या कोई नहीं। ठीक है, तो पृथ्वी के चारों ओर 100 किलोमीटर में जो गैस व्याप्त होता है उसके गैसीय आवरण को वायुमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। देखिए सारे प्रश्न आपको JCERT जैक के किताब से बना गया है, कहीं बाहर के किताब से नहीं है। आप इसको क्लास 7 में जा कर के देख सकते हैं। अगर आपके पास जैक का किताब है, झारखंड के सरकारी विद्यालय से ले सकते हैं, वहाँ से डिटेल्स पढ़ने के लिए। नहीं तो जिसके पास उपलब्ध नहीं है हम उनको यहाँ पर सारे कुछ उपलब्ध करा रहे हैं। आप सिर्फ यहाँ से जुड़ करके तैयारी कीजिए, आपको 100% पासिंग मार्क्स की गारंटी रहेगी। ठीक है, तो आप सभी जिनको भी वीडियो मिलता है, मोबाइल नंबर पहले आपको दिया गया है, वहाँ से संपर्क करके आप क्लासेस जुड़ जाइए। सारा चीज़ आपको PDF के माध्यम से 500 रुपये में घर बैठे ही क्षेत्रीय भाषा छोड़ के सभी सब्जेक्ट की तैयारी आपको करवाई जा रही है। तो आप घर बैठे 500 रुपये में यहाँ से तैयारी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है, मौसम एवं जलवायु को प्रभावित करता है CO2 की बढ़ी हुई मात्रा, CO2 की घटी हुई मात्रा, CO2 की संतुलित मात्रा या कोई नहीं? ये पंजाब टेट 2015 का प्रश्न है। ठीक है, तो मौसम एवं जलवायु को कौन प्रभावित करता है? तो मौसम एवं जलवायु को प्रभावित करता है CO2 की बढ़ी हुई मात्रा। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, वायुमंडल की ऊंचाई कितने किलोमीटर तक है? वायुमंडल की ऊंचाई कितने किलोमीटर तक है? 1000, 1600, 2000 या 3000? राजस्थान टेट 2019 का प्रश्न है, वायुमंडल की ऊंचाई कितना है? तो ये 1600 किलोमीटर तक व्यापक रूप से फैला हुआ है। धरातल से ऊपर जाने पर प्रति किलोमीटर पर किस दर से तापमान कम होते जाता है? धरातल से जब ऊपर की ओर जा रहे होंगे तब प्रति किलोमीटर किस दर से तापमान कम होते जाता है? 3.2 डिग्री सेल्सियस, 2.5 डिग्री सेल्सियस, 6.5 डिग्री सेल्सियस या 10 डिग्री? हरियाणा टेट 2018 का प्रश्न है। तो देखिए आपका जो JCERT जैक का किताब है उसमें दिया हुआ है 6.5 डिग्री सेल्सियस की दर से इसका तापमान कम होते जाता है। किस मंडल का ताप सबसे अधिक होता है? किस मंडल का ताप सबसे अधिक होता है? ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेट्रोस्फीयर, एक्सोस्फीयर? यूपी टेट 2014। ठीक है, देखिए हमने आपको जब थ्योरी क्लास पढ़ा रहा था आपको हमने बताया था कि इसका इंग्लिश नाम भी जानिएगा, क्योंकि आजकल हिंदी वाला कम इंग्लिश वाला को ही लिख देता है। ठीक है, तो ट्रोपोस्फीयर क्या था? क्षोभ मंडल था। स्ट्रेटोस्फीयर क्या था? समताप मंडल था। मेट्रोस्फीयर क्या था? मध्यमंडल था। और एक्सोस्फीयर मतलब क्या हो गया? वायुमंडल था। क्या था आपका? वायुमंडल था। ठीक है, तो किस मंडल का ताप सबसे अधिक होता है? तो एक्सोस्फीयर यानी वायुमंडल का तापमान सबसे अधिक होता है। सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिससे पृथ्वी रोक लेती है क्या कहलाती है? उत्तराखंड टेट 2013 का प्रश्न है। आतपन कहलाती है, वायुदाब कहलाती है, पवन कहलाती है, आर्द्रता कहलाती है। ठीक है,
तो सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिससे पृथ्वी रोक लेती है वह आतपन कहलाती है। एनीमोमीटर मापता है, आपको बताना है कि एनीमोमीटर द्वारा मापा जाता है। एमपी टेट 2016 का प्रश्न है। पवन की गति, पवन की मात्रा, पवन की दिशा कोई नहीं, ठीक है। तो एनीमोमीटर द्वारा क्या मापा जाता है? तो एनीमोमीटर द्वारा पवन की गति को मापा जाता है एनीमोमीटर के द्वारा। भारत के उत्तरी क्षेत्र में चलने वाली गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवन को कहते हैं। पंजाब टेट 2018 का प्रश्न है। पछुआ पवन, पूर्वा पवन, लू या सुनामी, ठीक है। तो भारत के उत्तरी क्षेत्र में चलने वाली गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवन को लू कहते हैं। क्या कहते हैं? लू के नाम से कहा जाता है, जो मई जून में बहुत ज़्यादा होता है। हाइग्रोमीटर से मापा जाता है ताप, दाब, आर्द्रता कोई नहीं, ठीक है। सीजी टेट 2014 का प्रश्न है। देखिए, ताप किससे मापा जाता है? थर्मामीटर से। दाब किससे मापा जाता है? बैरोमीटर से। आर्द्रता से कौन मापा जाता है? हाइग्रोमीटर से, ठीक है। तो राइट आंसर, हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? आर्द्रता मापा जाता है। चक्रवाती वर्षा होती है। चक्रवाती वर्षा होती है तटीय क्षेत्रों में, मरुस्थलीय क्षेत्रों में, पर्वतीय क्षेत्रों में, सभी। हरियाणा टेट 2012 का पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तो चक्रवाती वर्षा कहाँ होती है? तटीय क्षेत्रों में। कहाँ होती है? तटीय क्षेत्रों में, मरुस्थलीय क्षेत्रों में नहीं। पर्वतीय क्षेत्रों में पर्वतीय वर्षा होती है, तो तटीय क्षेत्रों में होती है। हरियाणा टेट 2012 का प्रश्न है। वर्षा कितने प्रकार की होती है? 1, 2, 3, 4। तो वर्षा 3 प्रकार की होती है, हमने आपको दिखाया था। ये राजस्थान टेट 2013 का प्रश्न है, ठीक है। संवहनीय वर्षा, चक्रवाती वर्षा और पर्वतीय वर्षा, ये तीनों वर्षा के बारे में आपको देखना है।